ने अपनी दास्तान हयात से सोनिया के बाप को बंद कर दिया और अंधेरे में मम्मी की तस्वीर देखने लगा। वो अस्पताल में रसवंती के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। मेरा ही जिक्र चिढ़ा हुआ था। वो रसवंती को समझा रही थी कि अब फरहाद उनसे दिमागी राब्ता कायम करेगा तो वो फरहाद से कहेंगी कि वो रसवंती से भी बातें करे। रसवंती ये सुनकर खुश हो रही थी। उसकी अब ये ख्वाहिश थी कि मुझसे राब्ता कायम हो। पहले मैंने मम्मी को मुखातिब किया। हेलो मम्मी, मैं आ गया हूँ। रसवंती की तबीयत कैसी है? मम्मी ने कहा, बहुत देर लगा दी, इतनी देर से कहाँ गायब थे? मैंने कहा, मैं अपनी मुहिम में मसरूफ था और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैं कामयाब वापस जा रहा हूँ, यानी अपने मुल्क में 2 घंटे बाद पहुंचने वाला हूँ। रसवंती ने पूछा, मम्मी आप बातें करते करते अचानक चुप क्यों हो गई हैं? क्या सोच रही हैं? मैंने रसवंती के दिमाग में झांककर उसे मुखातिब किया। हेलो रसवंती, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। मेरी आवाज सुनते उसका दिल धड़क गया। वो अंदर से बिल्कुल बेचैन हो गई। उठकर बैठना चाहती थी लेकिन बड़ी कमजोर थी। अभी वो बुरी तरह बीमार थी और इस काबिल नहीं थी कि खुशी के इजहार में उठकर बैठ सके। मैंने कहा, रसवंती लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं। तुम जिस हाल में भी रहोगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। रसवंती का चेहरा खुशी से खिल गया। मम्मी ने उसे देखते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्या फरहाद तुमसे मुखातिब है? रसवंती ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। फिर सोच के जरिए मुझसे बोली, फरहाद ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या थी क्या हो गई हूँ? मैंने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं और तुम्हारे साथ तो वाकई ज्यादती हुई है। 2 बार ऐसा हुआ कि तुम्हें दिमागी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया गया। पहली बार मैंने तुम्हारे दिमाग को चोट पहुंचाई थी, दूसरी बार दुश्मनों ने पता नहीं किस किस्म की दवाइयों और इंजेक्शन तुम्हें दिए हैं कि तुम दिमागी तौर पर कमजोर हो गई हो। लेकिन फिक्र ना करो, रफ्ता रफ्ता सेहतियाब हो जाओगी। अब मैंने रेड पावर के लोगों को धमकी दी है कि अगर तुम्हारी तरफ से जरा भी गफलत बरती गई और इलाज माकूल ना हुआ तो उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक ठंडी सांस लेकर सोच के जरिए बोली, काश कि मैं टेलीपैथी का इल्म ना जानती तो मेरा ये हश्र न होता। मैं आम औरतों की तरह कहीं पुरसुकून जिंदगी गुजारी होती। रसवंती, खुदा ने चाहा तो अब तुम्हारी जिंदगी में आराम और सुकून रहेगा। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि तुम्हें कोई भी जरा सा भी परेशान न करे। उसने कहा, हाँ याद आया, मम्मी से किसी ने कहा था कि फरहाद साहब से राब्ता कायम हो तो उससे मिलाया जाए। शायद वो रेड पावर का ही कोई आदमी है और ये यकीन करना चाहता है कि अब भी तुम हमारे पास मौजूद रहते हो। अच्छा 1 मिनट, मैं इस सिलसिले में मम्मी से बातें करता हूँ। ये कहकर मैंने मम्मी को मुखातिब किया कि वो उस शख्स को ये इत्तला दे दें कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और अगर वो मुझसे बातें करना चाहे तो मैं दिमाग के जरिए उससे राब्ता कायम कर लूंगा। उन्होंने पूछा, तुम कैसे उसके दिमाग में पहुंचोगे? मैंने कहा, अगर उसका कोई टेलीफोन नंबर है तो आप उससे फोन पर बातें करें या फिर उसे बुला लें। जब आप उससे बातें करेंगी तो यकीनन मैं उसकी आवाज, उसका लहजा सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। मम्मी अच्छा कहकर वहां से उठ गईं और कहीं टेलीफोन करने चली गईं। मैंने रसवंती से पूछा, क्या तुम्हें माजी की सारी बातें याद आ जाती हैं? वो बोली, नहीं, बहुत दिमाग पर जोर देकर सोचती हूँ तो पिताजी और वसंती याद आती हैं। उनकी कुछ बातें और धुंधला धुंधला चेहरा नजर आता है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि बहुत सी बातें भुला चुकी हूँ जो मुझे याद नहीं आ रही हैं। उनमें एक टेलीपैथी का इल्म भी है। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि रफ्ता रफ्ता सारी याददाश्त वापिस आ जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो टेलीपैथी का इल्म भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं इस इल्म से तौबा करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं कान पकड़ती हूँ और इस इल्म से बाज रहना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी दूर वीराने में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहूं और वहां तुम भी। ये कहते हुए वो शर्माने लगी। मैंने उससे कहा, अच्छा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ क्योंकि उस रेड पावर के आदमी से राब्ता कायम करना है। ये कहकर मैं मम्मी के दिमाग में पहुंच गया। वो डॉक्टर के कमरे में जाकर टेलीफोन का रिसीवर उठाने के बाद नंबर डायल कर चुकी थी। दूसरी तरफ किसी ने पूछा कि कौन है और किससे बात करना चाहता है। मम्मी ने अपना तारुफ कराया और उससे कहा कि वो मिस्टर थरमार्कर से बात करना चाहती हैं। चंद सेकंड के बाद थरमार्कर की आवाज सुनाई दी, हेलो मादाम, क्या मिस्टर फरहाद से राब्ता कायम हो गया? हाँ, राब्ता कायम हो गया और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेरा बेटा मेरे दिमाग के जरिए तुम्हारी बातें सुन रहा है और अब किसी भी लम्हे तुम्हारे दिमाग में भी पहुंचने वाला है। मैंने थरमार्कर के दिमाग में पहुंचकर कहा, मिस्टर थरमार्कर, मैं तुम्हारे पास पहुंच गया हूँ और मम्मी से कह दो कि वो रिसीवर रख दें। थरमार्कर सोचने लगा कि दिमाग में ये उसकी अपनी सोच है या फरहाद बोल रहा है। मैंने कहा, मैं अभी इसका सबूत देता हूँ, तुम ये इरादा कर लो कि रिसीवर नहीं रखोगे, लेकिन मैं ये रिसीवर रखवा दूंगा। उसने ये पुख्ता इरादा कर लिया कि रिसीवर नहीं रखेगा। उसी वक्त मैंने पूरी तरह उसके जहन पर काबिज होकर उसकी जुबान में कहा, मम्मी मैं फरहाद बोल रहा हूँ। अब थरमार्कर के वजूद में समा गया हूँ, आप रिसीवर रख दें, थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास आऊंगा। इतना कहने के बाद थरमार्कर ने रिसीवर रख दिया। अब इसके साथ ही मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। अब वो एकदम से बौखलाकर रिसीवर को और अपने खाली हाथ को देख रहा था। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा, हाँ मुझे यकीन आ गया फरहाद साहब, आप मौजूद हैं, मुझे यकीन आ गया।
मैंने कहा, अब मुझे बताओ कि मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। मैं सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था कि हमारा मास्क मैन ये मालूम करना चाहता है कि आप बराबर यहाँ मौजूद रहते हैं या नहीं, हम लोगों से राब्ता कायम हो सकता है या नहीं। मैं हमेशा अपनी मम्मी और रसवंती के पास मौजूद नहीं रहता, आता जाता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसका इलाज किस तरह हो रहा है। वैसे मैं मौजूदा इलाज से मुतमईन नहीं हूँ। अपने मास्क मैन से कहो कि उसे जल्द से जल्द सेहतयाब बनाने की पूरी कोशिश सर्व कर दे और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों को उसके इलाज के लिए मुकर्रर करे। आप इत्मीनान रखें, ऐसे ही होगा और बहुत जल्द होगा। मैं रसवंती के पास बराबर आता जाता रहता हूँ। अगर मैंने देखा कि उसका इलाज वैसे ही हो रहा है और गफलत बढ़ती जा रही है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। इस वक्त जा रहा हूँ। और कुछ कहना है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं सिर्फ आपसे राब्ता कायम करके मास्क मैन को इतला देना चाहता था और वहां तक इतला पहुंचा दूंगा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आइंदा भी मैं आपकी आमद का इंतजार करूंगा। उसकी बात खत्म होती मैं रसवंती के पास पहुंच गया। मम्मी उसके पास आकर बैठ गई थी। मैंने रसवंती से कहा, जाने मन मैं इस आदमी से मुलाकात कर चुका हूँ और मैंने उसे समझा दिया है कि तुम्हारे इलाज पर और ज्यादा तवज्जो दी जाए। इंशाल्लाह तुम जल्द ही सेहतयाब हो जाओगी। फरहाद, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं इस दुनिया से कब की कूच कर चुकी होती। मेरी बहन और पिताजी इन्हीं साजिशों का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। एक तुम हो कि तुमने अब तक मुझे संभाला हुआ है। असल बात, जब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरी जिंदगी क्या है तो समझ में आता है कि अब जो भी मेरी जिंदगी है वो तुम्हारी दी हुई है और तुम्हारे लिए ही है। और अब मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी और इस जिंदगी को खुशी से तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं हमेशा से तुम्हें अपना बनाने की कोशिशें करता रहा। कई बार तुम मेरी अपनी होकर पराई हो जाती थी। बहरहाल तुम मेरी और मेरी ही रहोगी। इस मुआमले पर ज्यादा न सोचो और अपने खाने पीने की तरफ ज्यादा तवज्जो दो और हमेशा खुश रहा करो। मैं अब मम्मी से बातें कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर मैं मम्मी के पास पहुंच गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मम्मी आजकल मेरे सितारे का क्या हाल है? क्या आपने स्टडी की थी? उन्होंने सर हिलाकर कहा, हाँ बस बराबर तुम्हारी फिक्र रहती है। तुमसे कभी राब्ता कायम नहीं होता तो मैं तुम्हारा जायचा लेकर बैठ जाती हूँ और तुम्हारे सितारों की चाल देखती रहती हूँ। अब तुम्हारे करीब एक ऐसा सितारा आ रहा है जो करीब आते हुए भी तुमसे कतराना चाहता है। आइंदा वो तुम्हारे करीब रहेगा, ये दूर हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकती। आने वाले दिन बताएंगे। मैंने पूछा, वो मेरे करीब आने वाला सितारा कैसा है? क्या उसके मुतल्लिक कुछ मालूम किया है? उन्होंने कहा, हाँ मेरे इल्म के हिसाब से वो तुम्हारा मुहाफिज सितारा है। आइंदा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बशर्ते कि वो तुम्हारे साथ साथ चलता रहे। मुझे अचानक मरजाना का ख्याल आया। आज सुबह से मरजाना ही मेरे करीब आ रही थी और मुझसे कतरा रही थी। मैंने मम्मी से कहा, मैं एक लड़की का नाम बता रहा हूँ, आप उसके मुतल्लिक मुझे बताएं कि वो कैसी है और उसका मिजाज कैसा है और उसके हालात जिंदगी के बारे में जो कुछ भी आप बता सकती हैं मुझे बताएं। इस वक्त वो मेरे साथ एक लॉन्च में सफर कर रही है और दूसरी लड़कियों के साथ मेरे मुल्क वापस जा रही है। ये कहकर मैंने मरजाना का नाम बताया। मम्मी ने इस नाम को दोहराते हुए कहा, मरजाना। इस नाम में 3 ए आती हैं। 3 ए का मतलब ये होता है कि लड़की बहुत जिद्दी, खुदसर और फौलादी इरादों की मालिक होगी। बहरहाल मैं तमाम हरूफ का तज्जिया करने के बाद तुम्हें बाद में बताऊंगी। मम्मी का इतना कहना ही काफी था क्योंकि उन्होंने मरजाना की पूरी हिस्ट्री चंद लफ्जों में पेश कर दी थी। मैं आधे घंटे तक कभी रसवंती से और कभी मम्मी से बातें करता रहा। फिर उनसे रुखसत होकर दिमागी तौर पर लॉन्च में हाजिर हो गया। उस वक्त मरजाना मेरी तरफ आ रही थी। उसने करीब आकर कहा, हम सब ने रात का खाना खा लिया है, क्या तुम नहीं खाओगे? अगर खाना मिल जाए तो खा लूंगा। यहाँ कोई तुम्हारी खादमा नहीं लगी हुई है कि तुम्हारे पास खाना लेकर आए। किचन में जाकर खा लो। मैंने पूछा, क्या तुम इसी लहजे में दूसरों से भी बातें करती हो? नहीं, मैंने जब से तुम्हें नासिर पाशा के साथ देखा तब से पता नहीं क्यों तुमसे भी नफरत हो गई है। हालांकि जिन ने इस बात की तस्दीक किया है कि तुम नासिर पाशा जैसे नहीं हो, बल्कि तुमने भी मेरी तरह वहां कत्ल किए हैं और हंगामे बर्पा किए हैं। फिर क्यों मुझसे सीधे मुंह बातें नहीं करती हो? हाँ, जब मैं गलती कर लेती हूँ तो बाद में सोचती हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई है। बहरहाल मुझे अफसोस है। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे दोस्ताना अंदाज में बातें कर सकूं। जाओ अब किचन में जाकर खा लो। मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ सर्दी ज्यादा है। क्यों ना मेरे साथ किचन में चलो, हम कुछ बातें करेंगे। उसने पहले सख्त नजरों से मुझे देखा, फिर नरम पड़ गई, बोली, हाँ चलो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। हम दोनों वहां से अर्शे से उतरकर नीचे किचन में पहुंचे। वहां उसने आस्तगी से कहा, देखो तारिक, यहाँ मैं जितनी दौलत ले जा रही हूँ ये सब की सब मेरी होगी। मैं उसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बनाऊंगी। तुम्हें $5,000 दे दूंगी, इससे ज्यादा की उम्मीद न रखना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे 5-10 हजार भी नहीं चाहिए। तुमने यहाँ इस जजीरे में आने की जुर्रत की थी और बहुत नेक इरादे लेकर आई थी।
और अपने आप को खतरे में डाला था, इसलिए ये रकम तुम्हें इनाम के तौर पर मिलना चाहिए। मैं इसमें से हिस्सा नहीं मांगूंगा। उसने मुझे ताज्जुब से देखकर पूछा, क्या तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है? क्या तुम पहले ही बहुत ज्यादा दौलतमंद हो? मैंने कहा, मैं ऐसा आदमी हूं जिसने कभी बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोला, कभी अपनी जेब में ज्यादा रकम नहीं रखी। मुझे जब जरूरत होती है तो मैं कहीं ना कहीं से हासिल कर लेता हूँ। मैं अपने लिए एक प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगा। वो बोली, तुम दौलत कैसे हासिल कर लेते हो? इस दुनिया में कमाने के हजारों लाखों हथकंडे हैं, उनमें से कुछ मैं भी जानता हूँ, कुछ मुझे भी बताओ। हमारा तुम्हारा साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बताकर क्या करूंगा? अगर वादा करो कि हम हमेशा दोस्त की हैसियत से रहेंगे और तकरीबन साथ ही रहा करेंगे तो मैं अपनी कमाई का राज बता दूंगा। वो घूर कर बोली, मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुमसे दोस्ती करूं? मैं किसी मर्द को मुंह नहीं लगाती। यहाँ से पाकिस्तान पहुंचने के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मैंने उसे देखकर एक सर्द आ भरते हुए कहा, ठीक है, हम फिर अजनबी बन जाएंगे। वह तुनक कर बोली, मुझे ऐसी नजरों से देखकर ठंडी आहें न भरो, वरना एक हाथ पड़ेगा तो सारी शौक ही भूल जाओगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खाने में मसरूफ रहा। वो बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी शहनाज बहुत ही ज्यादा हसीन है। हाँ, उसका हुस्न बेमिसाल है, लेकिन वो हुस्न हाथी के दांत हैं, दिखाने के लिए हैं, उनसे खाया नहीं जा सकता। यानी वो मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती। ताज्जुब है, तुम कैसे मर्द हो के बीवी के करीब नहीं जा सकते और उसके गुलाम बनकर रहते हो? ये बात नहीं है। उसके बदन से कुछ ऐसी खुशबू फूटती है कि सामने वाले को बिल्कुल ही मदहोश और ताबे फरमान बना देती है। मैंने कई बार सोचा कि जबरन उसे ताबे करूं, लेकिन वो खुशबू मुझे सहरजदा कर देती है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी शहनाज से बढ़ गई है। वो जरीना भी यही कहती थी। मैं देखूंगी कि वो कैसे सहरजदा कर देती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूं, तुम्हारी बीवी को मैं हासिल कर लूंगी। मैंने अनजान बनकर हंसते हुए कहा, तुम भी एक लड़की हो, अगर मेरी बीवी की गहरी सहेली बन जाओगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा मिस्टर। तुम किस ख्याल में हो? वो मेरी दीवानी बन गई तो तुम्हें पलट कर भी देखना गवारा नहीं करेगी। मैंने कहा, तुम्हें अपने आप पर बड़ा नाज है। एक तो तुम्हें अपनी ताकत का और सलाहियतों का घुमंड है, और दूसरा ये कि अपने आप को हीरोइन समझती हो कि जिस किसी से चाहो दोस्ती कर लो। वो बोली, अच्छी बात है, जरा मुझे कराची शहर पहुंचने दो। वहां मैं इन लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाने के बाद एक बार तुम्हारी बीवी से जरूर मुलाकात करने आऊंगी और मैं देखूंगी कि वो क्या चीज है। चलो अच्छा है, उससे मुलाकात करने आओगी तो मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। उसने मुझे गहरी टटोलती हुई नजरों से देखा। मैंने कहा, तुम कुछ और ख्याल न करना। मैं इसलिए तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ या दोस्ती करना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा दिलेर हो। तुम इतनी दिलेर और ऐसी जिद्दी और सरकश लड़की हो कि तुमसे कोई जिन ही इश्क कर सकता है। हमारे जैसे इंसानों की बस की बात नहीं है। मेरी ये बात सुनकर वो सोच में गुम हो गई। मैं उसके दिमाग में झांकने लगा। वो जिन के मुतल्लिक सोच रही थी और परेशान हो रही थी। ये क्या भला मेरे पीछे पड़ गई है और मुझे इससे कैसे निजात हासिल करना चाहिए? उसके मुतल्लिक कोई ना कोई तदबीर सोचते रहना चाहिए, वरना ये जिन मुझे खासा परेशान करेगा और मेरे मजाज के खिलाफ बातें करेगा। मैंने खाना खत्म करते हुए पूछा, मालूम होता है कि तुम फिर उस जिन के मुतल्लिक सोचकर परेशान हो रही हो। तुम्हारे चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही है। उसने सर उठाकर कहा, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सोचती हूँ अपने मुल्क में जाने के बाद किसी आमिल से मिलूंगी। सुना है कि वो लोग अपने इल्म से जिन्नात वगैरह को काबू में कर लेती हैं और उनसे पीछा छुड़ा देती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, ये आमिल वगैरह सब पैसा कमाने के धंधे करती हैं, वरना जिन्नात के मुतल्लिक तो यही सुना है कि अगर किसी लड़की पर कोई जिन आशिक हो जाता है तो वो फिर मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो परेशान होकर बोली, तुम मुझे खौफजदा कर रहे हो। इंसान अगर कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, कभी इंसान की जाती कोशिशों से मुसीबतें टल जाती हैं और कभी मुसीबतों को टालने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा मिजाज ऐसा नहीं है कि तुम किसी को दोस्त बनाकर उसका सहारा तलाश कर सको। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनकर उस जिन से निजात दिला सकते हो? मैंने कहा, हाँ, अगर इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। ये तुम्हारे अल्फाज हैं। मैं तुम्हारी दोस्ती हासिल करने के लिए उस जिन से तुम्हें किसी न किसी तरह निजात दिलाने की कोई तदबीर सोच लूंगा। वैसे अभी मुझे याद आ रहा है कि इस दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो तुम्हारे उस जिन का मुकाबला कर सकता है और उसे तुम्हारे पास से भगा सकता है। उसने बेजारी से पूछा, कौन है वो शख्स? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे मिलूंगी। उसका नाम फरहाद अली तैमूर है। वो टेलीपैथी का माहिर है। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोली, हाँ, मैंने उसका जिक्र सुना है। मेरा उस्ताद वाटसू रोकी कई बार उसका जिक्र कर चुका है और वो कहता था कि फरहाद दूसरों के दिमागों में पहुंचकर उनकी सोचें पढ़ लेता है और उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कराता है। क्या ये सच है? तुम उसे कैसे जानते हो? मैं उसे नहीं जानता। मैंने भी उसका नाम सुना है, उसकी तारीफें सुनी है। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। अब उसे तलाश करना हमारा तुम्हारा काम है। वो मिल गया तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया।
हम किचन से बाहर जाने लगे। मरजाना ने पूछा, हम उसे कैसे तलाश कर सकते हैं, वो कहाँ मिल सकता है? ये तो पता नहीं कि कहाँ मिल सकता है, ये सोचना होगा कि उसे कैसे तलाश किया जा सकता है। कोई ना कोई तदबीर करनी होगी। क्या तुमने कभी उसे देखा है? मैंने अपनी तारीफ करते हुए कहा, हाँ, उसकी तस्वीर देखी और सुना है कि वो बहुत ही मकनातीसी शख्सियत रखने वाला आदमी है। लड़कियों से देखते ही हजार जान से आशिक हो जाती हैं और उसकी दोस्ती की तमन्ना करती हैं। मरजाना ने नागवारी से कहा, यह सब बकवास है और मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। वो अगर पुरकशिश होगा तो दूसरी लड़कियों के लिए होगा। मैं अपने मसले का हल तलाश करना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे फरहाद अली तैमूर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ऐसों को कभी मुंह नहीं लगाती। ये कहकर वो लड़कियों के कैबिन की तरफ चली गई। मैं स्केपर के कैबिन में पहुंचा तो उसने बताया कि 1.5 घंटे बाद हम पाकिस्तान के उसी साइल पर पहुंच जाएंगे जहां नासिर पाशा अपनी लॉन्च ले जाया करता था। मैं स्केपर के पास से आकर दूसरी जगह अर्शे पर खड़ा हो गया। मुझे साहिल पर पहुंचने के बाद उन लड़कियों को शहर तक पहुंचाने के इंतजामात करने थे, इसलिए मैंने मुराद दादा के दिमाग में झांकना शुरू किया। वो बेचारा इस दौरान में मेरे लिए खासा परेशान था और हर रात साहिल की उस पुख्ता इमारत की तरफ आकर मुझे तलाश करता था और फिर नाकाम होकर वापस चला जाता। इस वक्त भी वो सोच रहा था कि आज रात भी वहां साहिल पर जाना मुनासिब होगा या नहीं। तारिक महमूद की वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं कि वो कब आएगा। यकीनन वो बहुत जबरदस्त दुश्मनों में जाकर घिर गया है और वापसी की तवक्को बहुत ही कम है। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, वो दिलेर और ज़हीन है, यकीनन दुश्मनों पर गालिब आ जाएगा और मेरा दिल कहता है कि आज वो इस साहिल पर जरूर आएगा। मुझे टैक्सी में बैठकर वहां जाना चाहिए। उसकी सोच ने कहा, ठीक है, मैं आज एक रात और जाकर देखता हूँ, वरना फिर उसकी तरफ से मायूस होना पड़ेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, आज मुझे कम से कम 2-3 टैक्सियां लेकर जाना चाहिए। अगर वो जजीरे में गया है तो तनहा वापस नहीं आएगा, अपने साथ मजलूम लड़कियों को जरूर लेकर आएगा, लिहाजा मुझे 2-3 टैक्सियां जरूर ले जानी चाहिए। उसकी सोच ने कहा, नहीं, 2-3 टैक्सियां ले जाकर क्या होगा, ख्वामखा पैसे भी जाए होंगे और उन टैक्सी वालों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। लेकिन मैंने बार बार उसकी सोच में मजबूर किया कि वो कम से कम 3 टैक्सियां लेकर साहिल पर पहुंचे और आज आधी रात तक इंतजार करे। यकीनन तारिक महमूद वापस आएगा। मैं बड़ी देर तक उसके दिमाग में गूंजता रहा। मैंने उस वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि उसने 3 टैक्सी ड्राइवरों को साहिल की तरफ चलने के लिए आमादा नहीं कर लिया। जब वो लोग वहां से रवाना हो गए और साहिल की तरफ जाने लगे तो मैं मुराद दादा के दिमाग से निकल आया। फिर मैंने जजीरे वालों की खबर ली। पता चला कि वहां सिर्फ 2 त्यारे आए थे और दोनों में तमाम लड़कियों के लिए गुंजाइश निकल आई थी और वो सारी की सारी अपने मुल्कों की तरफ वापस चली गई थी और अब जजीरे में चेयरमैन और दूसरे ठेकेदार और उनके मुलाजमीन ही बाकी रह गए थे। चेयरमैन ने सही मशवरा दिया था कि मरजाना को पहले ही लॉन्च के जरिए जजीरे से चले जाना चाहिए, क्योंकि तैयारे में अनजाने दुश्मन भी आ सकते हैं। उसकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त निकली, क्योंकि जो तैयारे लड़कियों को लेने आए थे उनमें कुछ और जासूस और कुछ खतरनाक किस्म के लोग आए थे जो साजिशों के जरिए मरजाना और उसके जिन तक पहुंचना चाहते थे। वो आने वाले चेयरमैन वगैरह को समझा रहे थे और मजबूर कर रहे थे कि बाकी लड़कियों को वापस न भेजा जाए। वो लोग मरजाना के उस जिन से निमट लेंगे, लेकिन चेयरमैन और दूसरे ठेकेदार अपने साथियों को हौलनाक अंजाम देख चुके थे और कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती लड़कियों को वापस भेज दिया। अब वो तैयारे वहां से वापस जाने वाले थे, उनमें ये लोग भी जाने वाले थे और एक जासूस अब भी उन्हें समझा रहा था कि इस जजीरे को खाली नहीं करना चाहिए, हम तुम लोगों की पूरी तरह हिफाजत करेंगे। ऐसे ही वक्त में दिमागी तौर पर वहां पहुंच गया और उनकी बातें सुन रहा था। चेयरमैन नासिर पाशा और दूसरे ठेकेदार इनकार कर रहे थे कि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें जिन से निजात नहीं दिला सकेगी। अगर उन्होंने यहाँ फिर रिहाइश इख्तियार की तो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। तैयारे से आने वाले नए जासूस ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग इतने तालीम याफ्ता होकर कैसे किसी जिन के वजूद पर यकीन रखते हैं। मुझे तो ये सब कुछ बकवास लगता है। ऐसे ही वक्त में मैं उस आयरन मैन के दिमाग पर काबिज हो गया। आयरन मैन उठकर खड़ा हो गया और फिर उस जासूस की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैं जिन हूँ और यहाँ पहुंचा हूँ और इस वक्त इस आयरन मैन के अंदर समाया हुआ हूँ। आओ मुझसे मुकाबला करके देख लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने उस जासूस के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। इतने में तमाम मुसल्लह गार्ड्स आकर आयरन मैन को अपनी गिरफ्त में लेने लगे। जासूस चीख चीख कर कह रहा था, इसे गिरफ्तार कर लो और निकलने ना दो, मैं अभी मालूम करता हूँ कि ये कैसा जिन है। जासूसों के साथ आने वाले मुसल्लह लोग भी आयरन मैन पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह जकड़ लिया। जासूस ने अपने जबड़े को सहलाते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। इतना याद रखो कि मैं किसी जिन के वजूद पर यकीन नहीं रखता। उसकी बात खत्म होते ही मैं एक दूसरे मुसल्लह गार्ड के दिमाग में पहुंच गया। फिर कहका लगाते हुए बोला, अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस आयरन मैन को गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं होगा। यकीन ना हो तो देखो कि मैं कैसा जिन हूँ। ये कहकर मैंने फिर एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया
वो लड़खड़ाकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन वो बड़े ही पुख्ता इरादे का मालिक था। उसने फिर अपने मुंह को सहलाते हुए कहा, मिस्टर, मैं फिर कहता हूँ कि तुम जिन नहीं हो सकते। मुझसे अपनी असलियत ना छुपाओ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ टेलीपैथी का कमाल है। हमारे अलावा इस जजीरे से बाहर भी जो लोग यहाँ की वारदात के मुतालिक सुन चुके हैं, उन सबको यही ख्याल है कि आप फरहाद अली तैमूर हैं। उस मुसल्ला गार्ड ने कहा, सारी दुनिया जो भी राय कायम करे, मुझे जिन समझे, फरहाद समझे या और भी किसी दूसरी हस्ती से मुझे मंसूब कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस जजीरे को इन गुनाहगारों से खाली कराना चाहता हूँ और खाली करा के ही दम लूंगा। अगर कल तक ये जजीरा खाली ना हुआ तो यहाँ रहने वालों का जो अंजाम होगा वो सारी दुनिया देखेगी। उस जासूस ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर जिन या मिस्टर फरहाद, आप जो कोई भी हैं, अब जबकि आपसे बराह रास्त गुफ्तगू हो चुकी है तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि आप अपने पुरस्रार इल्म के जरिए हमें मजबूर कर रहे हैं और हम बिल्कुल मजबूर हैं। लिहाजा आपसे वादा करते हैं कि कल तक ये जजीरा बिल्कुल खाली हो जाएगा। उस मुसल्ला गार्ड ने कहा, अच्छी बात है। अब मैं इस गार्ड के अंदर से जा रहा हूँ, कल फिर आकर देखूंगा कि यहाँ कितने लोग रह गए हैं। ये कहकर मैं उस मुसल्ला गार्ड के दिमाग से निकल आया, लेकिन वहीं मौजूद रहा। वो लोग उस गार्ड को देख रहे थे जो अब खासा हैरानो परेशान नजर आ रहा था। चेयरमैन ने कहा, हम पहले ही कहते थे कि उस पुरस्कार कुव्वत से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमें इस जजीरे को हर हाल में छोड़ना है। अब आप भी समझ गए होंगे कि हमें यहाँ से जाना ही होगा। जासूस ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, हम कल तक यहाँ से चले जाएंगे। मैं वहां से वापस आ गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो लॉन्च पाकिस्तान के उस साल पर पहुंच गई जहां वो पुख्ता इमारत थी और जहां मैंने नासिर पाशा से दोस्ती की थी। वहां पहुंचने के वक्त मुराद दादा के दिमाग में झांक रहा था। वो 3 टैक्सियां लेकर वहां पहुंच गया। टैक्सियां बहुत दूर खड़ी हुई थीं और वो अपने साथियों के साथ उस इमारत की दीवार से लगा खड़ा हुआ था और साहिल की तरफ बढ़ती हुई लॉन्च को देख रहा था। मैंने दूसरी लड़कियों के साथ साहिल पर कदम रखते हुए मुराद दादा के दिमाग में कहा, हो सकता है कि इन आने वालों में तारिक महमूद मौजूद हो, मुझे उसे आवाज देना चाहिए। वो किसी खतरे के खौफ से आवाज नहीं देना चाहता था, लेकिन मैंने उसके दिमाग पर काबिज होकर उसे मजबूर किया तो उसने चीख कर आवाज दी, तारिक महमूद, अगर ये तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पहुंचा हूँ। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजते ही मैंने कहा, मुराद, मैं तारिक महमूद हूँ और जजीरे की मजलूम लड़कियों के साथ वापिस आ गया हूँ। आओ, यहाँ सब दोस्त हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। मेरी आवाज सुनते ही वो अपने साथियों के साथ दौड़ता हुआ आया, फिर मेरे गले से लग गया और मेरी पीठ को थपकते हुए बोला, मैं 2 दिन से यहाँ हर रात आता हूँ और मायूस होकर चला जाता हूँ। आज मेरा दिल कह रहा था, दिमाग बार बार समझा रहा था कि मुझे 3 टैक्सियां लेकर यहाँ आना चाहिए। हो सकता है कि आज तुम जरूर लड़कियों के साथ वापिस आओ, इसीलिए मैं यहाँ 3 टैक्सियां लेकर आया हूँ। मैंने मरजाना से उसका तारुफ कराते हुए कहा, मुराद, इस लड़की से मिलो, इसका नाम मरजाना है और ये बहुत दिलेर है। हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसी फाइटर है जिसके मुकाबले पर कोई कदम जमा कर नहीं रह सकता। इसने जजीरे में बड़े कारनामे दिखाए हैं और दुश्मनों को खासा परेशान किया है। हमारी कामयाबी में इस लड़की का बड़ा हाथ है। मुराद दादा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। तुम्हारी जैसी लड़कियां अगर हमारे मुल्क में पैदा होती रहें तो कोई हमारी बहू बेटियों को मैली नजरों से नहीं देख सकेगा। आओ, इन लड़कियों को ले चलो। आगे टैक्सियां खड़ी हुई हैं। मरजाना को अब इन लड़कियों की इतनी फिक्र नहीं थी। वो उन्हें गुनाह के दलदल से निकालने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी और उनकी तरफ से मुतमईन हो गई थी। उसकी बेइत्मीनानी सिर्फ उस मालो दौलत के लिए थी जिसे वो अपने साथ लाई थी और उसे सलामती के साथ अपने घर तक ले जाना चाहती थी। साहिल पर बड़े बड़े पैक किए हुए डिब्बे रखे थे। उन डिब्बों में वो दौलत छुपी हुई थी। मरजाना ने उनकी तरफ इशारा करते हुए मुराद दादा से कहा, इन डिब्बों में मेरा जरूरी सामान है। मैं इसे बाहिफाजत अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इन्हें उठाने में मेरी मदद करें प्लीज। मुराद दादा ने आगे बढ़कर एक डिब्बा उठाया और उसको अपने कांधे पर रख लिया। मैंने भी यही किया। मरजाना ने भी उसमें से एक डिब्बे को उठाया। फिर इस तरह मुराद दादा के साथियों ने भी मदद की और हम तमाम लड़कियों के साथ चलते हुए टैक्सियों तक पहुंच गई। वहां टैक्सियां 3 अदद थीं और लड़कियां ज्यादा थीं। फिर भी किसी न किसी तरह एक दूसरे के ऊपर लदकर वो टैक्सी के अंदर समा गई। सामान को डिग्गियों में रख दिया गया। फिर वहां से हमारा काफिला रवाना हुआ। इतनी सारी नौजवान और बेपनाह हसीन लड़कियों को अपने साथ लेकर आधी रात के बाद उस वीराने से गुजरना गोया कानून की नजर में खुद को मशकूक बनाना था। कानून के मुहाफिज अगर हमें घेर लेते तो यही समझते कि हम इन लड़कियों को अगवा करके कहीं ले जा रही हैं। अगर लड़कियां हमारी हमायत में बोलती तो फिर सवाल ये पैदा होता कि हम उन्हें कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ ले जा रही हैं। फिर इन मुहाफिजों को खुशबू के जजीरे की पूरी राम कहानी सुनानी पड़ती जिस पर वो यकीन न करते।
अगर यकीन करते तो फिर ये बात अदालत तक पहुंचती और बड़े पैमाने पर खुशबू के जजीरे के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती और ये बात अखबारात में आती और उन लड़कियों के शरीफ वालिदैन बदनाम हो जाते। मुझे इस बात की फिक्र थी कि कानून के मुहाफिज हमसे न टकराएं और हम सलामती के साथ इन लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचा दें और कोई हमसे पूछने वाला ना हो। 1 मील का फासला तय करने के बाद वही हुआ जिसका हमें डर था। चारों तरफ से हमें टॉर्च की रोशनियां नजर आई और बंदूकें लिए हुए कोस्ट गार्ड्स भी दिखाई दिए। हमें हुक्म दिया जा रहा था कि अपनी गाड़ियां रोक दें। हमने हुक्म की तामील की। एक ऑफिसर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारी गाड़ियों के करीब आया और टॉर्च की रोशनी में गाड़ियों के अंदर लड़कियों को देखते हुए बोला, अच्छा तो ये नासिर पाशा का माल है। उसकी बात सुनते ही ये बात समझ में आ गई कि नासिर पाशा जैसे स्मगलर से ऐसे ही लोगों की वाकफियत होती है और रिश्वत के जरिए स्मगलिंग का कारोबार आगे बढ़ता रहता है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर मालूम किया तो मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो नासिर पाशा से अच्छी खासी रकमें लेते थे और लड़कियों को वहां से गुजरने की इजाजत दे देते थे। मैंने कहा, जी हाँ, हम पाशा साहब का माल शहर में वापस ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आपसे रास्ते में मुलाकात हो तो आपका हक आपको अदा किया जाए। उन्होंने मुझे रकम भी बताई थी, इस वक्त याद नहीं आ रहा। जरा ठहरिए, मैं सोचकर बताता हूँ। ये कहकर मैंने सोचने के बहाने खामोशी से उस शख्स के जहन को जरा सा कुरीदा तो पता चला कि वो फी लड़की के हिसाब से 500 रुपए लेता था। इस वक्त हमारे साथ 18 लड़कियां थीं। इसका मतलब ये था कि इस वक्त हमें 9,000 रुपए अदा करने थे। मैंने डॉलर का हिसाब करते हुए मरजाना से कहा, तुम्हारे पास जो रकम है उसमें से 900 डॉलर निकाल कर दे दो, ये इन साहब का हक है, फिर हमारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। मरजाना ने 900 डॉलर गिनकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ऑफिसर ने शुक्रिया अदा करके मुस्कुराते हुए पीछे हटकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। हमारी गाड़ियां आगे बढ़ गईं। मैं रिश्वत देने का कायल नहीं हूँ। जब मैं बाहर के मुल्कों से गुजरता हुआ मशरिकी पाकिस्तान में दाखिल हुआ था तो उस वक्त भी मैंने कस्टम वालों को रिश्वत नहीं दी थी, लेकिन इस वक्त इन लड़कियों को अदालत तक पहुंचने से महफूज रखना था और इनके वालिदैन की इज्जत को बहाल रखना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं उन लोगों के मुतालिक सोचता हुआ दूर शहर की तरफ जाता रहा। मुझे पता ही ना चला कि वक्त कैसे गुजर गया और हम कैसे शहर में पहुंच गए। मरजाना अपनी दौलत के साथ जरीना को लेकर जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी और लड़कियों का और हमारा साथ छोड़ देना चाहती थी। मैंने कहा, देखो मरजाना, तुम्हारा सामान तीनों टैक्सियों में मौजूद है। एक टैक्सी में इतने सारे बड़े बड़े पैकेट नहीं जा सकेंगे। जब तुम तीनों टैक्सियां अपने घर ले जाओगी तो फिर इन लड़कियों को भी साथ ले चलो। हम इन्हें इनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे। जहां तुमने इतनी हमदर्दी की है वहां इन लोगों के साथ कुछ और हमदर्दी करो और सुबह तक इनका साथ दो। मेरे समझाने पर वो राजी हो गई। फिर हम मुराद दादा से रुखसत होकर तीनों टैक्सियों में जरीना की कोठी की तरफ रवाना हो गए। जब हम कोठी के सामने पहुंचे तो रात के 2 बज चुके थे। कोठी के दरबान ने जरीना और मरजाना को पहचान कर बड़ा फाटक खोल दिया। तीनों टैक्सियां अहाते में दाखिल हुई। गाड़ियों का शोर सुनकर घर वाले बाहर आए। जरीना के वालिदैन अपनी बेटी को देखकर खुशी से खिल गए और उसे गले लगाकर पूछने लगे कि वो इतने दिनों से कहाँ गुम हो गई थी। मरजाना ने कहा, अंकल, सिर्फ जरीना ही नहीं बल्कि ये तमाम लड़कियां गुम हो गई थी। इन्हें और हमें किस तरह अगवा किया गया हम पूरी दास्तान सुनाएंगे। पहले घर के अंदर चलकर आराम से बैठें। जरीना के वालिद ने कहा, हाँ हाँ आओ, सब के सब आओ, तुम सब मेरी बेटियां हो, लेकिन ये शख्स कौन है? उसने मेरी तरफ इशारा किया। मरजाना ने कहा, यह हमारा मददगार है। इसकी मदद से हम दुश्मनों के चुंगल से निकलकर यहाँ तक आने में कामयाब हुए हैं। हाँ अंकल, इन टैक्सियों में मेरा बहुत सा कीमती सामान है और वो तमाम पैकेट अंदर पहुंचाने हैं। मुलाजमों को बुला लीजिए। मैंने कहा, मुलाजमों की क्या जरूरत है, आओ हम सब मिलकर सामान उठाएं और अंदर ले चलें। हम सब ने मिलकर बड़े बड़े पैकेट उठाए। टैक्सी वालों को किराया अदा किया, उन्हें रुखसत किया। फिर हम सब बड़े से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। वहां बैठकर मरजाना खुशबू के जजीरे के मुतालिक तमाम दास्तान सुनाने लगी। उसने ये नहीं बताया कि जरीना कहीं खुशबू का गुस्ल करने गई थी और वहां उसकी तस्वीरें उतारी गई थी। उसने ये बात छुपा ली ताकि उसके वालिदैन जरीना से नाराज ना हो। जरीना के वालिद ने कहा, बेटी, माना कि तुम बहुत दलेर हो और लड़ने का फन भी जानती हो, लेकिन खुशबू के जजीरे में दुश्मनों के घेरे में रहकर तुमने इतनी लड़कियों को आजाद कैसे करा लिया और उनका मुकाबला तन्हा कैसे किया, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। जरीना ने कहा, डैडी, अगर हम सच बताएं तो शायद आप यकीन ना करें। उसके डैडी ने कहा, बेटी, जो सच है वो सच ही होता है, उस पर ख्वाह कोई यकीन करे या ना करे। बहरहाल मैं वादा करता हूँ कि सच कहोगी तो मुझे यकीन आ जाएगा। जरीना ने कहा, डैडी, मरजाना पर एक जिन आशिक हो गया है और वही उसकी मदद करता रहा है। मरजाना ने घूरकर जरीना को देखा। जरीना के वालिदैन हैरानी से अपनी बेटी को देखकर बोले,
तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की होकर जिन्नात की बातें करती हो, भला जिन का भी कोई वजूद होता है? उसके भाई जावेद ने भी हंसकर कहा, ये सब अहमकों की बातें हैं। सच सच बताओ कि तुम लोग दुश्मनों के पंजे से किस तरह निकल कर आई हो। जरीना ने कहा, मैं पहले ही कहती थी कि सच बात पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसका सबूत जल्द ही मिल जाएगा। वो जिन दोबारा मरजाना के पास आएगा तो खुद ही अपने वजूद का सबूत पेश करेगा। उसकी वालदा ने कहा, वो जिन कब आएगा और कब हमें यकीन आएगा कि तुम लड़कियां सच कह रही हो? हमें तो शुबा है कि तुम सब मिलकर बातें बना रही हो। उनकी बातें खत्म होती उनके बड़े बेटे जावेद ने एक जोर का कहका लगाते हुए कहा, मैं जिन हूं और इस वक्त हाजिर हो गया हूं। सब लोग उसे चौंक कर देखने लगे। वो उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं कभी अपने बुजुर्गों के सामने गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के सामने एक रक्स पेश करूंगा। ये कहकर वो डांस करने लगा। उसके वालिदैन हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने रक्स खत्म किया और फिर कहा, मम्मी और डैडी, अब मैं दूसरा सबूत ये पेश करता हूँ कि एक बार डैडी अपनी जगह से उठेंगे और बैठेंगे, उसके बाद आप उठेंगी और बैठेंगी। इसी तरह बारी बारी आप दोनों अपनी अपनी जगह से उठते और बैठते रहेंगे। देखिए मेरा कमाल देखिए। ये कहकर जावेद खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। मैं ये तमाशे चुपचाप कर रहा था। अब मैं जरीना के डैडी के दिमाग में पहुंच गया तो वो उठकर खड़े हुए, फिर अपनी जगह बैठ गई। इसके बाद जरीना की मम्मी के दिमाग में पहुंचा तो वो भी उठकर खड़ी हुई और बैठ गई। फिर इसी तरह वो बारी बारी उठने और बैठने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने ये तमाशा खत्म किया तो वो हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। लड़कियां हंस रही थी और कह रही थी, भाई अब तो यकीन आ जाना चाहिए कि एक जिन का वजूद है और वो जिन मरजाना का आशिक है। जरीना की वालदा ने तौबा की और उसके वालिद ने कान पकड़कर कहा, भाई हम मान गए कि जिन का वजूद है और तुम लोगों ने जो दास्तान सुनाई है वो बिल्कुल सच है। जरीना ने पूछा, डैडी क्या आपने हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे बदनामी का डर था। मैंने सोचा कि अगर तुम दोनों अपनी मर्जी से कहीं गई हो तो कभी ना कभी लौट आओगी। अगर किसी ने अगवा किया है तब भी मैं रिपोर्ट करता हूं तो बदनामी बढ़ेगी। खानदान के लोग बातें बनाएंगे, दुनिया वाले भी हम पर हंसेंगे कि जवान लड़की पता नहीं किन लोगों के पास रहकर आई है। हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से तुम दोनों को तलाश कर रहे थे। फिर उन्होंने मरजाना को देखते हुए कहा, बेटी मैं तुम पर शुबा कर रहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम मेरी बेटी को लेकर कहीं दूसरे लोगों के साथ चली गई हो। मरजाना ने पूछा, अंकल आपने मेरे मुतल्लिक ऐसी राय क्यों कायम की? उन्होंने जवाब दिया, करमदीन ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। करमदीन का नाम सुनते ही मरजाना चौंक गई। करमदीन वही था जिसने मरजाना के बचपन में उसकी परवरिश की थी और वही ये राज जानता था कि मरजाना किसकी बेटी है और किस खानदान से ताल्लुक रखती है। वो चौंक कर बोली, क्या करमदीन से फिर मुलाकात हुई थी? जरीना के वालिद ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ। किस्सा यूं है कि एक दिन थाने से टेलीफोन आया कि करमदीन नामी शख्स हमारा हवाला देकर जमानत हासिल करना चाहता है। क्या मैं उसकी जमानत ले सकता हूं? करमदीन का नाम सुनते ही मैं थाने पहुंच गया। मालूम हुआ कि एक मामूली सी चोरी के इल्जाम में वो पकड़ा गया था। मैंने थानेदार के सामने करमदीन से ये वादा लिया कि अगर मैं जमानत दूंगा तो वो फैसला होने तक मेरे ही घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहा करेगा। करमदीन राजी हो गया तो मैं इसे सर्वेंट क्वार्टर में ले आया। मेरा मकसद यही था कि किसी वक्त भी तुम जरीना के साथ वापिस आओगी तो करमदीन के जरिए अपने वालिदैन के बारे में मालूमात हासिल कर लोगी। मरजाना ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा, तो क्या करमदीन इस वक्त भी आपके सर्वेंट क्वार्टर में है? हाँ, इस वक्त रात के 3 बज रही हैं। अब वो सो रहा होगा। तुम सुबह उससे मुलाकात कर लेना। वैसे उस कमबख्त ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि तुम बदचलन हो और हमारी बेटी जरीना को भी बदचलनी के रास्ते पर ले गई हो। बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर शुबा किया। मरजाना अपनी जगह से उठते हुए बोली, कोई बात नहीं अंकल, अब तो आपकी ये गलत फहमी दूर हो गई है। मैं अभी जाकर करमदीन से मिलूंगी। सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से निकलकर तेजी से चलती हुई सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगी। हम गर्मा गर्म चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं खामोशी से एक सोफे पर बैठा मरजाना के दिमाग में मौजूद था। मैं चाहता था कि जैसे ही मरजाना करमदीन से बातें करे तो मैं करमदीन के दिमाग तक पहुंच जाऊं और इस तरह मुझे मालूमात हासिल करने में आसानी रहे। उसने सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न मिला। फिर उसने दूसरी तीसरी बार दस्तक दी तो अंदर से नींद में बुड़बुड़ाने की आवाज आई। मरजाना ने जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए कहा, करमदीन दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अब तो मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकोगे। करमदीन की नींद का नशा जैसे हिरन हो गया। उसकी हैरानी से भरी हुई आवाज सुनाई दी, कौन मरजाना तुम? क्या तुम वापिस आ गई हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? दरवाजा खोलो, मैं एक हाथ जमा कर तुम्हें ख्वाब देखना भुला दूंगी। वो सहमी हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, कभी नहीं खोलूंगा, सारी जिंदगी नहीं खोलूंगा। बस मैं इसी कमरे में कैद रहूंगा, लेकिन तुम्हारा सामना नहीं करूंगा। तुम कैसी बला हो, कहाँ से अटपकी हो?
देखो करमदीन, सीधी तरह बाहर आकर शराफत से मेरे वालिदैन का पता बता दो, वरना इसी कमरे में तुम्हें मौत आएगी। कोई तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगा। सोच लो, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और उस वक्त तक यहाँ रहूंगी जब तक कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। ख्वाह कितने ही दिन और कितनी ही रातें गुजर जाएं, मैं देखूंगी कि तुम किस तरह भूखे प्यासे इस कमरे में तड़पते हो और मौत को बुलाते हो। मैं मरजाना के जरिए करमदीन के लबो लहजे तक पहुंच चुका था और अब किसी वक्त भी उसके दिमाग में पहुंचकर मरजाना के वालिदैन का राज मालूम कर सकता था। लेकिन इसी वक्त ज़रीना के डैडी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर तारिक, अब आप ये बताएं कि इन लड़कियों को किस तरह उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने कहा, जनाब, इनमें से 7 लड़कियां इसी शहर में रहती हैं। सुबह होते ही आप इन्हें इनके घरों तक पहुंचा सकती हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप बुजुर्ग हैं। इन लड़कियों के वालिदैन से इनकी मजबूरियां अच्छी तरह बयान कर सकेंगे और इनके वालिदैन आपकी बातों पर एतबार भी कर सकेंगे। उन्होंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, ये दुरुस्त है। ये मेरी ज़रीना जैसी बेटियां हैं। मैं खुद इन्हें इनके घरों तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, बाकी 9 लड़कियां दूसरे शहरों से ताल्लुक रखती हैं। अब उनके साथ यही हो सकता है कि इनके घरों के पते नोट किए जाएं। अगर इनके घरों में टेलीफोन है तो उनके नंबर भी नोट किए जाएं। फिर टेलीफोन के जरिए, टेलीग्राम के जरिए उनके वालिदैन तक ये खबर पहुंचाई जाए कि ये लड़कियां आपकी हिफाजत में आराम से हैं और उनके वालिदैन यहाँ आकर उन्हें ले जा सकती हैं। ज़रीना के वालिद ने फिर तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन लड़कियों को तन्हा इनके शहरों में नहीं भेजना चाहिए, वरना मैं तो अभी बजरिया तैयारा इन लोगों की रवानगी का इंतजाम कर सकता था। लेकिन इनका तन्हा जाना मुनासिब नहीं है। मैं इनके वालिदैन को यहाँ बुला लूंगा और उन्हें समझा बुझाकर अपनी बेटियों के साथ यहाँ से रुखसत कर दूंगा। उस वक्त तक ये 9 लड़कियां मेरे ही घर में रहेंगी। जावेद एक कलम और कागज का पैड उठा कर ले आया। वहां बैठी हुई तमाम लड़कियां उस कागज के पैड पर अपने घर के पते लिखने लगी। मुझे उनकी तरफ से जरा फुर्सत मिली तो मैं फिर करमदीन के दिमाग में पहुंच गया। वो सहमा हुआ था, दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया था और कान लगाकर सुन रहा था कि बाहर मरजाना की आहट मिलती है या नहीं, वो वहीं खड़ी हुई है या चली गई है। वो आहटों से कुछ अंदाजा करना चाहता था। मैंने मरजाना के दिमाग में पहुंचकर देखा तो वो फैसला कर चुकी थी कि आधे घंटे तक खामोश और बिल्कुल साकित खड़ी रहेगी और ये तासुर देगी कि वो वहां से जा चुकी है। फिर करमदीन बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलेगा तो वो उसका गिरेबान पकड़ लेगी। जब मुझे ये मालूम हो गया कि मरजाना आधे घंटे तक करमदीन को मुखातिब नहीं करेगी तो मैं अपनी जगह से उठकर ज़रीना के बाप से माजरत चाहते हुए सिगरेट पीने के लिए बाहर आ गया। कोठी के बरामदे में खड़े होकर मैंने एक सिगरेट सुलगाया। फिर करमदीन के पास पहुंचकर उसके दिमाग को कुरीदने लगा। उसके दिमाग ने बताया कि आज से तकरीबन 20 बरस पहले वो दिल्ली के एक बहुत बड़े मुसलमान घराने में मुलाजिम था। उस घराने का मालिक फौत हो गया था और बेगम साहिबा तन्हा रह गई थी और हमेशा सहमी सहमी सी रहती थी। वो माँ बनने वाली थी। बेगम साहिबा का नाम सायरा बानो था। एक दिन सायरा बानो ने करमदीन को बुलाकर कहा, मैं तुम पर बहुत एतमाद करती हूँ क्योंकि तुम मेरे मरहूम शौहर के पुराने मुलाजिम हो। मैं आज रात चुपचाप इस हवेली से निकलकर दूर एक देहात में जाकर रहना चाहती हूँ ताकि वहीं बच्चे की विलादत हो और तुम मेरे साथ रहोगे और मैं जैसा कहूंगी तुम उस पर अमल करोगे। करमदीन राजी हो गया था। उसी रात वो दोनों चुपके से हवेली को छोड़कर एक बैलगाड़ी में बैठकर दिल्ली से रवाना हुए और रात भर चलते रहने के बाद सुबह गांव में पहुंच गए। वहां पहले ही बेगम साहिबा ने अपनी रिहाइश के लिए एक झोंपड़ी का इंतजाम किया था। वहां वो रहने लगे। विलादत का वक्त करीब आ रहा था। फिर एक दिन उन्होंने करमदीन से कहा, तुम दिल्ली स्टेशन जाओ, वहां मेरी बहन ताहिरा बानो पाकिस्तान से आने वाली हैं। मैं उसकी तस्वीर दे रही हूँ। उस तस्वीर के जरिए तुम उसे पहचान सकोगे। फिर जब पहचान जाओगे तो उसे भी चुपके से इसी गाँव में ले आना। करमदीन इस हुक्म के मुताबिक दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। कई मील का सफर तय करने के बाद वो दिल्ली पहुंचा। दूसरे दिन वो काफी इंतजार के बाद जब उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जहां वो ट्रेन आई थी तो उसने तस्वीर वाली उस खातून को पहचान लिया जिसका नाम ताहिरा बानो था। उसने तस्वीर दिखाकर अपना तारुफ कराया। ताहिरा बानो ने मुतमईन होकर पूछा, मेरी बहन कैसी है, कोई खतरा तो नहीं है? करमदीन ने कहा, नहीं बीबी जी, मैं उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। वो एक गाँव में एक झोंपड़ी में रह रही है, आपको वहीं बुलाया है। ताहिरा बानो उसके साथ रवाना हो गई। फिर कई मील का सफर तय करने के बाद वो दोनों इसी गांव की झोंपड़ी में पहुंचे। कुछ दिनों तक ताहिरा बानो ने वहां काम किया। एक रात करमदीन ने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। ताहिरा बानो अपनी बहन सायरा बानो से पूछ रही थी, आखिर ये खतरा कब तक तुम्हारे सर पर मंडलाता रहेगा? इसके जवाब में सायरा बानो ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अगर वो जिंदा होते तो मुझे दुश्मनों से बचा कर रखते और मेरी होने वाली औलाद भी सही सलामत रहती। लेकिन वो चारों इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो मेरे होने वाले बच्चे के बाप हैं।
ताहिरा बानो ने गुस्से से कहा, लानत है उन कमबख्तों पर, वो बारी बारी आकर तुम्हारे पास ये दावा करते हैं कि वो तुम्हारे होने वाले बच्चे के बाप हैं। भला उनके पास इस बात का क्या सबूत है? सायरा बानो ने कहा, वो बदमाश हैं और बड़े असर और रसूख वाले हैं। वो किसी तरह का भी सबूत पेश कर सकती हैं, ना भी पेश कर सकें तो मुझे अकेली औरत को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। मैं यही चाहती हूँ कि विलादत के फौरन बाद, लड़का हो या लड़की, तुम उसे लेकर पाकिस्तान चली जाओ। मैं करमदीन को तुम्हारे पास भेज दूंगी। ताहिरा बानो ने कहा, हाँ मैं उसे ले जाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि वो बदमाश पाकिस्तान तक हमारा पीछा करें। जैसा कि तुम बता रही हो, इस मुल्क से उस मुल्क तक उनका असर रसूख है, तो वो पाकिस्तान में भी तुम्हारी औलाद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सायरा बानो ने कहा, हाँ मैं इस पहलू पर गौर कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम करमदीन को अपने साथ ले जाओ। करमदीन को किसी दूसरे शहर में मेरी औलाद के साथ छोड़ दो और तुम बदस्तूर रावलपिंडी में रहो। वहां से करमदीन को मेरे बच्चे के अखराजात के लिए रकम भेजती रहा करो, तो वो वफादारी से मेरे बच्चे की परवरिश करता रहेगा और दुश्मनों से उसे महफूज रखेगा। उस रात करमदीन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में दोनों बहनों की बातें गूंजती रहीं। वो फितरतन जवारी और शराबी था, ये बात सायरा बानो नहीं जानती थी। वो उसे एक वफादार और सीधा सादा समझती थी। वो रात भर सोचता रहा कि जब सायरा बानो की औलाद पाकिस्तान पहुंचकर उसके हवाले की जाएगी तो उसे इस औलाद से माहाना कितना फायदा हासिल हुआ करेगा। चंद रोज के बाद विलादत हुई। सायरा बानो ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके तीसरे दिन ताहिरा बानो उस बच्ची को लेकर अपनी बहन सायरा बानो को रोता बिलकता छोड़कर करमदीन के साथ वहां से रवाना हो गई। फिर पाकिस्तान आकर उसने लाहौर में करमदीन को छोड़ दिया और अपने एक अजीज से सामना कराया और उससे कह दिया कि हर माह करमदीन को 500 रुपए दे दिया जाए। अब से 20 बरस पहले 500 रुपए की बड़ी अहमियत थी। करमदीन उन रुपयों में 3 वक्त खा पी कर रोजाना शराब भी पी सकता था, इसलिए वो राजी हो गया और इस बच्ची को, जिसका नाम मरजाना रखा गया था, साथ लेकर लाहौर के एक इलाके में रहने लगा। एक तवील अरसे तक वो मरजाना के जरिए 500 रुपए हर माह हासिल करता रहा। फिर एक दिन वो मरजाना को जुए में हार गया। उसके बाद भी वो इस बात को ताहिरा बानो से और उसके अजीज से छुपाए रहा। उन्हें पता नहीं चलने दिया कि वो मरजाना को जुए में हार चुका है और मरजाना अब उसके पास नहीं बल्कि शीदे पहलवान के पास रहती है। फिर 1 साल बाद ताहिरा बानो रावलपिंडी से लाहौर आई तो उसने दूर से मरजाना को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। करमदीन ताहिरा बानो को शीदे के घर की तरफ ले गया और बताया कि इस घर में मरजाना रहती है, उसके दोस्त का घर है और वहां वो महफूज है। ताहिरा बानो ने दूर से मरजाना को देखा। वो अपने घर से निकलकर एक रिक्शे में बैठकर जूडो कराटे सीखने के लिए जा रही थी। ताहिरा बानो मुतमईन हो गई और रावलपिंडी चली गई। करमदीन इसी तरह ताहिरा बानो को धोखा देता रहा। फिर उसने 500 से 1000 रुपए तक का मुतालबा किया और ये जवाब पेश किया कि मरजाना अब बड़ी होती जा रही है, उसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए 500 में गुजारा नहीं होता। ताहिरा बानो ने इसे भी तस्लीम कर लिया और उसे 1000 रुपए महाना देने लगी। जब मरजाना जवान होने के बाद लाहौर से कराची रवाना हुई तो उन दिनों करमदीन लाहौर छोड़कर कराची चला गया था और अब ताहिरा बानो को ब्लैकमेल कर रहा था। ये धमकी दे रहा था कि अगर उसे 2000 रुपए महाना ना दिए गए तो वो मरजाना को उसके दुश्मनों के हवाले कर देगा। वो उन 4 बदमाशों को जानता है जो मरजाना के बाप होने का दावा करते हैं। वो लड़की को उन बदमाशों तक पहुंचा देगा। ताहिरा बानो ने 2000 का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया और उसे कहा कि वो एक बार मरजाना की सूरत दिखा दे, लेकिन करमदीन ने कहा कि अब वो मरजाना को उसके सामने नहीं लाएगा और अब मरजाना शीदे पहलवान के पास भी नहीं रहती बल्कि कराची आ गई है। करमदीन अच्छी तरह समझता था कि मरजाना बची नहीं रही। एक बार भी अगर ताहिरा बानो से सामना हुआ तो वो ताहिरा बानो के जरिए अपनी माँ तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो ताहिरा बानो और मरजाना का सामना कराने से कतराता था और मरजाना को भी उनका पता नहीं बताना चाहता था। अपनी महाना आमदनी से हाथ धोना उसे गवारा ना था। यहाँ तक करमदीन की सोच पढ़ लेने के बाद मैंने उसकी सोच में सवाल किया कि ताहिरा बानो का पता क्या है, वो रावलपिंडी में कहाँ रहती है। उसकी सोच ने जवाब दिया कि 0 पॉइंट के पास एक कोठी है जहाँ वो रहती है और उस कोठी का नंबर भी उसने बताया। मैंने इस पते को जहन नशीन कर लिया। फिर ये सोचने लगा कि मरजाना के मुतल्लिक जो मालूमात हासिल हुई हैं वो किस हद तक मुकम्मल हैं। मरजाना की वालदा सायरा बानो की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं थी। ये नहीं मालूम हो सका कि वो खातून किस लिए सहमी रहती थी और वो 4 बदमाश क्यों मरजाना के बाप होने का दावा कर रहे थे। आखिर किस बुनियाद पर दावा कर रहे थे? कोई तो ठोस सबूत होगा, या हो सकता है उन चारों ने सायरा बानो के साथ कुछ वक्त इस तरह गुजारा हो कि वो बाप बनने का दावा कर सकते हो। तो इस तरह मरजाना की वल्दियत मशकूक हो जाती थी। अब रावलपिंडी जाकर ताहिरा बानो के जरिए मालूमात हासिल हो सकती थी कि सायरा बानो की असल हिस्ट्री क्या है और वो खातून अभी तक जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो कहाँ है।
मैंने मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा। वो उसी तरह सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे के दाएं जानिब दीवार से पीठ लगाए चुपचाप खड़ी हुई थी। मैंने करमदीन के दिमाग में पहुंचकर उसे कहका लगाने पर मजबूर किया। फिर करमदीन ने कहा, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, सुनो मरजाना, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। और इस कमबख्त करमदीन के अंदर समा गया हूँ। अब तो इसका बाप भी दरवाजा खोलेगा। तुम्हें चुपचाप खड़ी रहने की कतई जरूरत नहीं है। ये लो, मैं इसे दरवाजा खुलवा रहा हूँ। ये कहते ही करमदीन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मरजाना दरवाजे पर खड़े होकर उसे घूर घूर कर देखने लगी। करमदीन ने कहा, मुझे इस तरह न देखो, क्योंकि इस वक्त करमदीन अपने आप में नहीं है। मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अब ये करमदीन तुम्हें यहाँ बैठकर सारी बातें बताएगा। मैं जो मालूमात हासिल कर चुका हूँ वो इसकी जुबान से सुनो। मरजाना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आई और चारपाई पर बैठ गई। करमदीन उससे जरा फासले पर बैठकर बोलने लगा। वही बातें सुनाने लगा जो मैं उसके दिमाग के जरिए सुन चुका था, और ये सब कुछ मैं ही उसकी जुबान से मरजाना के सामने उगलवा रहा था। मरजाना गुस्से में भरी हुई उसकी बातें सुन रही थी। जब सारी बातें वो कह चुका तो मरजाना ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी माँ बाहया और शरीफ खातून नहीं थी, बल्कि ऐसी औरत थी कि चार चार आदमी मेरे बाप होने का दावा कर रहे हैं? मैं ये बात तस्लीम नहीं कर सकती। तुम मेरी माँ को गाली दे रहे हो। करमदीन ने कहा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जो कुछ सुना है वो कह रहा हूँ। मैंने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर तुम्हारी वालदा और तुम्हारी खाला की बातें सुनी थी, और वह अधूरी बातें थी। वो चारों बदमाश कौन है और किस बुनियाद पर तुम्हारे बाप होने का दावा कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। अगर तुम असलियत मालूम करना चाहती हो तो रावलपिंडी अपनी खाला ताहिरा बानो के पास जाकर मालूमात हासिल करो। मैं तुम्हें पता बता रहा हूँ। मरजाना उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, मैं कल ही रावलपिंडी जाऊंगी। और सुन लो करमदीन, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, ताकि तुम ये साबित कर सको कि मैं ही अपनी माँ सायरा बानो की बेटी हूँ। करमदीन ने कहका लगाते हुए कहा, मुझे करमदीन ना कहो, मुझे महबूब कहकर मुखातिब करो। मैं तुम्हारा आशिक हूँ और करमदीन के अंदर समाया हुआ हूँ। क्या इतनी जल्दी भूल गई? मरजाना ने उसे नागवारी से देखा, फिर बोली, मिस्टर जिन, तुम तो कंबल बन गए हो। क्या इश्क के सिवा कोई दूसरी बात नहीं कर सकते? बहरहाल मैं अपने मसले में बहुत ज्यादा उलझी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये करमदीन मुझे धोखा देकर कहीं भाग ना जाए। क्या तुम इस बात की जिम्मेदारी लेते हो कि ये कहीं नहीं जाएगा और रावलपिंडी तक मेरे साथ चलेगा? करमदीन ने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि करमदीन का वजूद तुम्हारे साथ रावलपिंडी तक जाएगा। उसे फिलहाल आजाद छोड़ दो। अगर ये कहीं भाग कर जाएगा भी तो मैं इसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम इसके लिए भी तैयारे में सीट रिजर्व करवा लो। तैयारा परवाज करने से पहले मैं इसे उस सीट पर ले जाकर बिठा दूंगा। ये मेरा दावा है। फिलहाल तुम्हें करमदीन की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ड्राइंग रूम में जाओ और वहां लड़कियों का मसला हल करने के बाद आराम करो। बहुत थकी हुई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर थकन के आसार ना हो। मरजाना को फिर उसकी आखिरी बात बुरी लगी, लेकिन वो उसे बर्दाश्त करते हुए वहां से निकल गई और ड्राइंग रूम की तरफ आने लगी। मैंने भी करमदीन के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। करमदीन बौखलाकर दरवाजे को देखने लगा और अपने सर को सहलाते हुए सोचने लगा कि यह दरवाजा कैसे खुल गया। क्या मरजाना मेरे कमरे में आई थी? अगर नहीं आई थी तो क्या वो यहाँ से चली गई है? और अगर चली गई है तो ये अच्छा मौका है, मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सोचते ही वो सहमे हुए अंदाज में दरवाजे तक आया। बाहर झांक कर देखा तो मरजाना नजर नहीं आई। उसी वक्त वो तेजी से भागता हुआ कोठी से दूर होता चला गया। मैंने उसे भागने दिया। मुझे इत्मीनान था कि जब चाहूंगा उसकी खोपड़ी को अपनी गिरफ्त में लेकर मरजाना के पास पहुंचा दूंगा। मैं कोठी के बरामदे में खड़ा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। मरजाना सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से कोठी की तरफ आ रही थी। मुझे बरामदे में देखते ही ठिठक गई, फिर नरमी से बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या अपने घर नहीं जाओगे? मैंने उसकी तरफ देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा, मरजाना, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। हमने कुछ वक्त साथ गुजारे है और बड़े मुश्किल मरहलों से गुजर कर आए हैं। इतनी जल्दी एक दूसरे से बिछड़ने को दिल नहीं चाहता। मैं तुमसे कोई इश्क और मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा हूँ, महज दोस्ती की बात है। क्या मेरे यहाँ से जाने के बाद दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी? वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, फिर उसी तरह नरमी से बोली, जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। कभी लोग मिलते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। अगर जिंदगी में फिर कोई ऐसा मोड़ आया जहां हम मिल सकें तो जरूर मिलेंगे, वरना हमारे एक साथ गुजरे हुए दिनों की यादें हम एक दूसरे की याद दिलाती रहेंगी और इस तरह हम दूर रहकर एक दूसरे को अकीदत से याद करते रहेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि दूरी रहे, और दूर की मोहब्बत बहुत अच्छी होती है। अब तुम जाओ और अपने घर जाकर आराम करो, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी नजरें मुझ पर ठहर गईं। मेरी नजरें भी उस पर जमी हुई थी। चंद सातों तक हम एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे।
फिर वो नजरें फेर कर कोठी के अंदर चली गई। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर वहां से आगे बढ़कर कोठी के अहाते से निकलने लगा। बाहर आकर मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5 बजने वाले थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक तरफ जाने लगा। आगे जाकर एक टैक्सी मिली तो मैंने उसे लालू खेत चलने के लिए कहा। फिर उसमें बैठकर मैं मुराद दादा के घर तक पहुंच गया। मुराद दादा रात भर का जागा हुआ था, इस वक्त सो रहा था। उसके एक जवान बेटे ने मुझे घर में आने के लिए कहा। मैंने उसे कहा नहीं, इस वक्त मैं भी घर जाकर सोना चाहता हूँ। मुराद दादा को भी आराम करने दो, मैं सिर्फ अपनी बिल्ली को वापस लेने आया हूँ। ऐसा कहते ही मुझे म्याऊं की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की सिमत देखा तो सामी एक खिड़की पर बैठी हुई थी। नजरें मिलते ही वो छलांग लगाकर जमीन पर आई, फिर वहां से उछलकर मेरी गोद में आ गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो मेरे सीने पर और बाजुओं पर अपने सर को रगड़ने लगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं उसे लेकर फिर उसी टैक्सी में बैठ गया। फिर मैंने उसे शहनाज की कोठी का पता बताया तो टैक्सी ड्राइवर ने उसी तरफ का रुख कर लिया। उस वक्त सुबह के 6 बज चुके थे। मैं ये मालूम करना चाहता था कि शहनाज सो रही है या बेदार हो चुकी है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो कुछ गड़बड़ नजर आई। मालूम हुआ कि वो एक कमरे में बंद है और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। दरवाजे के बाहर एक रईसजादा बैठा है। उस रईसजादे के 2 मददगार हैं और वो शहनाज को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जब वो दरवाजा खोलकर शहनाज के कमरे में दाखिल होता है तो उसके बदन की खुशबू से सहरजदा हो जाता है। इसलिए उसने शहनाज को एक कमरे में बंद कर रखा था। ये तो मैं भी जानता हूँ कि शहनाज को उसकी मर्जी और उसके मिजाज के खिलाफ हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो रईसजादा उसे हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने ये तदबीर की थी कि शहनाज को तकरीबन 3 दिनों से उस कमरे में बंद कर रखा था ताकि शहनाज किसी भी दिन अपने बदन पर उपटन की मालिश ना कर सके। उस उपटन की मालिश जो गैर मामूली तौर पर उसे एक साहरा बना देता है। उसने शहनाज के बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए थे और उस रईसजादे का ख्याल था कि अगर वो मुसलसल एक कमरे में कैद रखी जाएगी, अगर वो गुस्ल नहीं करेगी, अगर वो अपने बदन पर उपटन की मालिश नहीं करेगी तो रफ्ता रफ्ता उसके बदन से उपटन की वो असर अंगेजी खत्म हो जाएगी और वो रईसजादा उसे हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। मैंने टैक्सी ड्राइवर को शहनाज की कोठी से जरा दूर रोक दिया, फिर उसे किराया देकर रुखसत कर दिया। सामी मेरी गोद में थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चलते हुए शहनाज के दिमाग में झांकने लगा और उसकी सोच में पूछने लगा कि ये क्या माजरा है, वो रईसजादा क्या चाहता है। वो रईसजादा शहनाज का दीवाना था। शहनाज ऐसी ही चीज थी कि जो उसे देखता था उसका दीवाना बन जाता था। वो रईसजादा 2 गुंडों और एक खूबसूरत औरत के साथ शहनाज के बंगले में घुस गया था और शहनाज को एक कमरे में कैद कर दिया गया था। मैंने शहनाज की सोच में कहा कि इस रईसजादे को मुखातिब करना चाहिए और फिर एक बार उसे कह देना चाहिए कि वो मर जाएगी, लेकिन खुद को किसी मर्द के हवाले नहीं करेगी। शहनाज के दिमाग ने मेरी हदायत पर अमल किया। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, दरवाजा खोलो। जवाब में दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर रईसजादे की मददगार औरत खड़ी हुई थी। वो कमरे के अंदर आकर बोली, शहनाज, मैं भी एक औरत हूँ, तुम भी एक औरत हो। मैं नहीं चाहती कि कोई मर्द किसी औरत की इज्जत से खेले, लेकिन तुम ऐसी औरत हो कि सारे जहां के मर्दों को ललचाती रहती हो। याद रखो, औरत अपने घर की 4 दीवारी में अपने शौहर के साए में महफूज रहती है। जो औरत अपने आप को मर्द के साए से बाहर ले जाती है और अपने आप को सोसाइटी का उड़ता हुआ पंछी बना देती है और इधर उधर भटकती फिरती है और अपने हुस्नो शबाब से दूसरों को ललचाती रहती है, उसका यही अंजाम होता है जैसा कि तुम्हारा हो रहा है। अब भी वक्त है अपने आप को मेरे दोस्त के हवाले कर दो ताकि उसकी कसम पूरी हो जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। तुम इनकार करोगी तो इस कमरे से बाहर जाने की इजाजत तुम्हें नहीं मिलेगी, ख्वाह तुम लाख सर पटकती रहो। शहनाज ने जमीन पर पांव पटक कर कहा, नहीं, मैं कभी अपने आप को किसी मर्द के हवाले नहीं कर सकती। मुझे मर्दों से सख्त नफरत है। मैं उन्हें सारी जिंदगी तड़पाना चाहती हूँ, अपने आप को एक अछूती औरत बनाना चाहती हूँ, ऐसी अछूती औरत जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कहकर शहनाज ने उसे धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर दिया। उस औरत ने भी गुस्से में आकर दरवाजे को बंद कर दिया और कहने लगी, ठीक है, तुम इसी कमरे में मरती रहो, तुम्हें यहाँ से कोई आजाद कराने नहीं आएगा। उससे रईसजादे ने पूछा, क्यों डार्लिंग, क्या बात है, वो राजी नहीं हो रही है? उस औरत ने कहा, हाँ, वो अभी तक अपने गुरूर में मुब्तला है। रईसजादे ने कहा, मेरा ख्याल है कि उसे अजियतें पहुंचानी होंगी, उस पर जुल्म करना होगा, तभी वो रास्ते पर आएगी। उस औरत ने कहा, नहीं, अभी जरा और सब्र कर लो। अभी मैंने महसूस किया है कि इन 3 दिनों में शहनाज के बदन की खुशबू जायल होने लगी है। बहुत धीमी धीमी सी महक रह गई है। चंद घंटों के बाद वो महक भी खत्म हो जाएगी। फिर तुम उसके पास जाओगे तो उसकी खुशबू से सहरजदा नहीं हो सकोगे और उसे अपने काबू में आसानी से कर लोगे।
उस वक्त तक मैं कोठी के सामने पहुंच गया था। बरामदे पर पहुंचकर मैंने सामी को अपने बाजुओं से उतारकर आहिस्तगी से कहा, मेरी जान, तुम किसी दूसरे रास्ते से कोठी के अंदर जाओ, मैं सीधे रास्ते से जा रहा हूँ। सामी मेरी गोद से निकलकर एक तरफ चली गई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर थोड़ी देर तक खामोशी रही। किसी को इस बात की तवक्को नहीं थी कि इस वक्त इतनी सुबह कोई शहनाज से मिलने आएगा। उस औरत ने आगे बढ़कर पूछा, कौन है? मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं तारिक महमूद हूँ, अपने घर में आया हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे सवाल कर रही हो? थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर उस औरत ने कहा, अच्छा तो तुम शहनाज के शौहर हो, ठीक है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। मैं इंतजार करने लगा। बंद दरवाजे के पीछे वो लोग आपस में खिचड़ी पका रहे थे, सलाह मशवरा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। फिर वो रईसजादा और उसके किराए के 2 गुंडे दरवाजे के पीछे जाकर छुप गए। रईसजादे की साथी ने आगे बढ़कर दरवाजे को खोल दिया। मुझसे नजरें मिलते ही मुस्कुरा कर बोली, आइए, तशरीफ लाइए, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं शहनाज की बहुत ही अजीज सहेली हूँ। मैंने दरवाजे को पार करके ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए पूछा, शहनाज कहाँ है? वो बोली, शहनाज गुसल खाने में है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजे के पीछे से निकलकर रईसजादे ने रिवॉल्वर की नाल मेरी गर्दन पर रख दी। फिर सख्त लहजे में बोला, खबरदार शोर न मचाना वरना गोली मार दूंगा। ये कहकर उसने अपने साथी को इशारा किया तो उस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर वो रईसजादा पीछे हट गया। मैंने पलट कर देखा। दरवाजे के पीछे छुपे हुए 3 शख्स नजर आए। उनमें एक रईसजादा था और 2 उसके किराए के गुंडे। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या माजरा है? रईसजादे ने मेरा मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, तुम माजरा क्या पूछ रहे हो? हमें सब मालूम है कि एक अरसे से तुम शहनाज के शौहर हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन शहनाज तुम्हें अपने पास फटकने की भी इजाजत नहीं देती और तुम ऐसे शख्स हो कि अब तक उसके गुलाम बने हुए हो। आज हम ये गुलामी का तिलिस्म तोड़ देना चाहती हैं। मैं शहनाज के शहर को खत्म कर देना चाहता हूँ, जिसके जरिए वो तमाम मर्दों को दीवाना बनाकर रखती है और उनसे नफरत करती है। मैंने खुशदिली से मुस्कुरा कर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, कोई तो शहनाज का तिलिस्म तोड़ेगा। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे हाथ में है, क्या ये असली रिवॉल्वर है? रईसजादे ने नागवारी से कहा, क्या तुम इसे मजाक समझ रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि देखना चाहता हूँ कि ये असली है या नकली। जरा इसे मेरे हाथ में दो, मैं देखना चाहता हूँ। ये कहकर मैं उस रईसजादे के दिमाग पर काबिज हो गया। उसने फौरन वो रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दिया। रिवॉल्वर हाथ में आते ही मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया तो वो एकदम से बौखलाकर मुझे देखने लगा। किराए के गुंडे मुझे गाफिल समझकर मुझ पर हमला करना ही चाहते थे कि मैंने पीछे हटकर ललकारते हुए कहा, खबरदार मुझे चालाकी ना दिखाना, वरना मैं बेदरेग गोली चला दूंगा। तुम तीनों की यहाँ लाशें नजर आएंगी और मैं ये रिपोर्ट दर्ज कराने में हक बजानिब होऊंगा कि तुम लोग मेरे घर में चोरी, डकैती और दूसरी वारदात के लिए दाखिल हुए थे। मैंने अपने बचाव के लिए तुम पर गोली चला दी। वो तीनों सहम कर मुझे देख रहे थे। रईसजादे की साथी का चेहरा भी जर्द पड़ गया। वो रईसजादे से बोली, ये क्या किया आपने ये रिवॉल्वर इसके हवाले क्यों कर दिया? रईसजादे ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तारिक की बातों में क्या जादू है। इसके बोलते ही मैंने रिवॉल्वर इसकी तरफ बढ़ा दिया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये बात तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी। वैसे आज की बात याद रखो कि हम दोनों मियाँ बीवी जादू जानती हैं। मेरी बीवी अपने बदन की खुशबू से दूसरों को सहरज़दा करती है और मैं अपनी बातों से लोगों को इतनी जल्दी कायल कर देता हूँ कि वो रिवॉल्वर जैसा खतरनाक हथियार भी मेरे हवाले कर देती हैं। आइंदा कभी इस कोठी का रुख न करना। अपनी खैरियत चाहते हो तो खामोशी से चले जाओ और इधर पलट कर भी ना देखो। मैं तुम तीनों को बल्कि तुम्हारी साथी को भी इस बार मुआफ करता हूँ। आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो मुआफ करना तो दूर की बात है, तुम लोगों को ऐसी सजाएं दूंगा कि दूसरे लोग भी मेरी बीवी की तरफ देखने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो सब वहां से पलटकर तेजी से चलते हुए ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कमरे की तरफ गया जहां शहनाज को कैद किया गया था। मैंने उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शहनाज ने मुझे हैरानी से देखा, फिर बोली, तुम वापस आ गए हो? हाँ, वापस भी आ गया हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को मैंने यहाँ से भगा भी दिया है। आओ बाहर आ जाओ। वो कमरे के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई और मेरे सामने से गुजरते हुए ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। उसकी चाल में बड़ी नजाकत थी, एक अजीब दिलकशी थी कि दिल उसकी तरफ खिंचा जाता था। उसे देखकर भरी बहार के नजारे निगाहों के सामने फिर जाते थे। उसका हुस्न वाकई ऐसा था कि उसकी मिसाल किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती थी। यकीनन वो दूसरों को तड़पाने में हक बजानिब थी, बल्कि अछूती रहना चाहती थी ताकि कोई उसे ना छू सके, ना मैला कर सके। लेकिन मैंने उसे जब भी देखा मेरे सीने में दिल मचल मचल गया।
मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, सुनो शहनाज, ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें कब से कैद कर रखा था? जब से तुम गए हो उसके दूसरे दिन से उन्होंने मुझ पर ज्यादती करनी शुरू कर दी थी। मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अपने आप को अपने म्यार से अपनी नजरों से गिरा लूं, लेकिन मैंने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने मुझे इस कमरे में कैद कर दिया था। मैंने 3 दिन से गुस्ल नहीं किया और ना ही उपटन लगाया है। मेरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, पसीने से भीग रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे जिस्म पर पसीने की बू छा गई है। मैंने उसकी बातों के मुताबिक महसूस किया, वाकई अब शहनाज के बदन से वो सहरज़दा कर देने वाली खुशबू नहीं उठ रही थी। 3 दिनों तक मुसलसल कैद रहने के बायस और गुस्ल ना करने के बायस उसके बदन से पसीना इस कदर बहता रहा था कि उस पर पसीने की महक हावी हो गई थी। और अब वो एक आम सी औरत थी जो कि सहरज़दा नहीं कर सकती थी। मैंने उसके करीब होकर कहा, शहनाज, अब वो पहले जैसी जादूगरी छोड़ दो। आज के वाकये से सबक हासिल करो कि तुम दूसरों को तड़पाती रहती हो तो हर शख्स शरीफ आदमी नहीं होता। कुछ लोग बदमाश भी होते हैं और कुछ लोग जोशीले और जिद्दी होते हैं और जिद में आकर तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हें जानी और माली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज तुम बच गई कि मैं इत्तेफाक से यहाँ गया था। अगर मैं ना आता तो वो लोग तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देते। मैं एक ही बात जानती हूँ कि मुझे अछूती बनकर रहना है। मैं अनमोल हूँ, मेरा कोई मोल नहीं है, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ना चाहती थी। मैंने उसके बाजू को पकड़ लिया, फिर उसे कहा, ठहरो, मैं सबसे पहला दीवाना हूँ जो तुम पर आशिक हुआ और तुम्हारा शौहर बना। तुम मुझे भी टरखा देना चाहती हो, लेकिन अब हम मियाँ बीवी की हैसियत से इस घर में जिंदगी गुजारेंगे। तुम मेरी हो और मेरी बनकर रहोगी। वो एकदम से भड़क गई और हाँपते हुए बोली, खबरदार मुझे हाथ न लगाना। मैं कभी किसी को इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मुझे गुस्सा आ गया। मैं चाहता तो अब टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग को अपनी तरफ माइल कर सकता था। मैं अपनी इस कुव्वत के जरिए उसे जेर कर सकता था, लेकिन मैंने उसे खींचकर दोबारा उसी कमरे में पहुंचाकर दरवाजा बंद कर दिया और कहा, ठीक है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम कमरे में कैद रहो। मैं अब तुम्हें उस उपटन का इस्तेमाल करने का मौका नहीं दूंगा और ना ही तुम गुस्ल कर सकोगी। मैं रात भर का जागा हुआ हूँ। अब आराम से सोने के बाद तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करूंगा। वो दरवाजा पीटने और चीखना चिल्लाने लगी। मैंने कहा, तुम लाख चीखो चिल्लाओ, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। पड़ोसी अगर आकर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, हम दोनों के दरमियान कोई कुछ ना बोले। और अगर बहुत ज्यादा बात बढ़ गई तो मैं इस बात को जाहिर कर दूंगा कि तुम मियाँ बीवी के रिश्ते से इनकार कर रही हो और मैं शौहर की हैसियत से तुम्हें कायल करने पर मजबूर कर सकता हूँ। ये कहकर मैं किचन में गया और वहां नाश्ता तैयार करने लगा। मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं था और ना ही टेलीपैथी के जरिए उसे कायल करना चाहता था, क्योंकि ये मर्दानगी ना होती। वहां चाय तैयार करने के बाद मैंने अंडे बनाए और डबल रोटी के स्लाइस लेकर शहनाज के कमरे की तरफ गया। मैंने दरवाजे को नहीं खोला बल्कि खिड़की के रास्ते जाली के नीचे प्लेट बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है और इस थर्मस में चाय है, इसे पी लो और खामोशी से सजा काटती रहो। मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर अपनी नींद पूरी करूंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। उस वक्त तक तुम फैसला कर लो कि तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में किसी एक मर्द की होकर रहना है। ये कहकर मैं वापस किचन में आया और नाश्ता करने से पहले सामी को आवाज दी। आवाज देते ही वो किचन में दाखिल हुई। उसके मुंह में एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा दबा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर पूछा, मेरी जान, ये क्या चीज है, कहाँ से उठा कर लाई हो? करीब पहुंचते ही मुझे उस डिब्बे से खुशबू महसूस हुई। ये वही खुशबू थी जो शहनाज के बदन से आया करती थी। मैंने उसे लेकर और फिर उसे खोलकर देखा तो उस डिब्बे के अंदर उपटन भरा हुआ था। पता नहीं शहनाज ने उसे कहाँ छुपा कर रखा था और ये सामी उसे कहाँ से ढूंढ कर ले आई। बहरहाल वो डिब्बा मेरे हाथ में आते ही मेरे दिमाग ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब मैं शहनाज को इस उपटन तक पहुंचने नहीं दूंगा। उसे एक आम औरत बनाकर रखूंगा, फिर देखूंगा कि वो किस तरह सहरज़दा करती है। मैंने एक बड़े से प्याले में सामी के लिए दूध उंडेला, फिर उसके आगे रख दिया और खुद नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मैं उस उपटन को लेकर शहनाज की ख्वाबगाह में आ गया। शहनाज दूसरे कमरे में कैद थी। मैं उसकी ख्वाबगाह में अपनी नींद पूरी करना चाहता था। सोने से पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं इस उपटन को खुद इस्तेमाल करूं तो कैसा रहेगा। मैं थोड़ी देर तक को गौर करने लगा। ये एक मज़ेदार खेज बात थी कि उपटन औरतें इस्तेमाल करती हैं और उसे मुझ जैसा मर्द इस्तेमाल करे, लेकिन यहाँ जादू का तोड़ करना था। लोहे को लोहा काटता है। जैसा शहनाज ने मेरे साथ किया था वही हरकत मैं शहनाज के साथ कर सकता था। उपटन लगाकर उसे मशहूर कर सकता था। वो मेरे बदन की खुशबू से सहरज़दा हो सकती थी। अच्छी तरह गौर करने के बाद मैंने उस उपटन को इस्तेमाल करना शुरू किया। अपने कपड़े उतारकर मैंने उसे अपने बदन पर अच्छी तरह रगड़ा और जब पूरी तरह उस उपटन की मालिश हो गई तो मैं आराम से बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैंने अपने दिमाग को हदायत दी कि मैं 4 घंटे तक आराम से सोता रहूं, उसके बाद मेरी आंख खुल जाए।
अगर कोई गैर मामूली बात हो, कोई कमरे में दाखिल होना चाहे तो मेरी आंख खुल जाए। मैं हस्बे मामूल वही हदायतें देकर सो गया। रात के 12 बजे तक मैं इस दुनिया से गाफिल हो गया। इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं, जितनी मोहब्बतें हैं, जितनी नफरतें हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो साजिशें करता है और फिर उन साजिशों के जवाब में दूसरी साजिशें होती हैं, उन सब बातों से मुझे निजात मिल गई थी। इंसान के लिए नींद बहुत जरूरी है। नींद के बहाने इंसान आर्जी तौर पर गोया कि मर जाता है और इतनी बड़ी दुनिया से गाफिल होकर अपने दिमाग को पुरसुकून बना लेता है। इंसान को नींद ना आती तो शायद उसे कभी ज़हनी सुकून हासिल न होता। मैं दिन के 12 बजे तक दुनिया और इस दुनिया वालों के तमाम बदमाशों से निजात हासिल कर सकता था। फिर वक्त मुकर्रा पर मेरी आंख खुल गई और मैं इसी दुनिया की दलदल में बेदार हो गया। सबसे पहले मैं बाथरूम में गया। गुसल वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने एक अच्छा सा लिबास पहना। फिर वहां से निकलकर उस कमरे की तरफ गया जहां शहनाज को कैद किया गया था। मैंने उसका दरवाजा खोल दिया। शहनाज कमरे के अंदर एक पलंग पर लेटी हुई थी। दरवाजा खुलते ही उठकर बैठ गई। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि कहते कहते रुक गई। हैरानी से मुझे देखने लगी। वो मेरे बदन से उठने वाली खुशबू को महसूस कर रही थी और बड़े ही ताज्जुब से मुझे देखती जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वो खुशबू से मुतासिर होती जा रही है। मुतासिर होने की कई वजूहात थी। एक तो यही कि वो तिलिस्मी खुशबू सूंघने वालों को बिल्कुल सहरजदा कर देती थी और उसके तिलिस्म से निकलना मुमकिन न होता था। मैं खुद कई बार उसके सामने बिल्कुल गुलामों के से अंदाज में उसकी बात मानता रहा था और उसके मिजाज के खिलाफ कभी मैंने कोई कदम नहीं उठाया था। इस खुशबू के असरअंदाज होने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो 3 दिनों से अपने ही बदन के पसीने में भीग रही थी और उसे पसीने की बू के सिवा कोई अच्छी खुशबू नसीब नहीं हुई थी। अब उपटन की महक उसके दिलो दिमाग पर छा रही थी। उसकी आंखें यूं खुमार आलूद हो गई थी जैसे वो नींद से जागना चाहती हो, लेकिन नींद गालिब आ रही हो। जैसे वो शराब पीना चाहती और बिन पिए ही मदहोश होती जा रही हो। मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो कतरा कर जाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस कमरे से बाहर ना निकलो, मेरे पास आओ। ये मेरा हुक्म नहीं बल्कि इस खुशबू की जादूगरी थी कि वो रुक गई। फिर पलटकर झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने कहा, देखो मेरे बदन से कैसी खुशबू फूट रही है। वो नीम मदहोशी के आलम में कभी संभल रही थी, कभी बहक रही थी और मैं उसे बहका रहा था। उसका जादू उसे लौटा रहा था। इस दुनिया का यही दस्तूर है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो बोता है वो काटता है, जो दूसरों को देता है वही उसे एक दिन वापस मिलता है। और वो सब कुछ शहनाज को पूरी तरह वापस मिल रहा था। बड़ी देर होती चली गई। इतनी देर के इतनी देर में मैं ही नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक कहाँ गुम रहा। मेरा बहुत सारा वक्त कहाँ और कैसे गुजर गया। जब मुझे होश आया तो मैं कुर्सी पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। बंद कमरे की नीम तारीकी और खामोशी में हौले हौले रोने और सिसकने की आवाजें उभर रही थीं। अपने गुरूर की मौत पर मातम हो रहा था। मैं वहां से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। सामी भी कहीं से आकर मेरे पास सोफे पर बैठ गई। मैं प्यार से उसे सहलाने लगा। इसी शरीर के ये सारी शरारतें थी। उसी ने मुझे उपटन का डिब्बा लाकर दिया था। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। मुझे मरजाना की याद आई। वो जल्द ही रावलपिंडी जाने वाली थी। शायद उसने रवानगी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली होंगी। उसके साथ करमदीन का जाना भी जरूरी था। ये सोचते ही मैं मरजाना के दिमाग में पहुंच गया। वहां मालूमात हासिल हुई कि वाकई उसकी रवानगी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आज शाम को एक फ्लाइट से वो रावलपिंडी जाने वाली है और उसने अपने साथ करमदीन के लिए भी एक सीट रिजर्व करवाई है। और वो अपने आशिक जिन के इंतजार में है कि वो राब्ता कायम करे तो वो उसे बताए कि करमदीन के लिए सीट रिजर्व हो चुकी है। लिहाजा करमदीन को त्यारे तक लाना इस जिन का काम है। वो बेचैनी से गोया कि मेरा इंतजार कर रही थी। उस वक्त वो जरीना और उसके घर वालों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर दोपहर का खाना खा रही थी। जरीना के वालिद ने उससे कहा, बेटी तुमने 2 सीटें रिजर्व करा ली हैं। तुम्हें इस बात का एतमाद है कि करमदीन जरूर एयरपोर्ट पहुंचेगा, लेकिन मुझे तो ऐसे आसार नजर नहीं आते। वो 1 नंबर बदमाश है। उसे भागने का मौका तुमने दिया है। अब पता नहीं वो यहाँ से कितनी दूर निकल गया होगा। हो सकता है कि ये शहर ही छोड़कर चला गया हो। मरजाना ने कहा, अंकल आप उस जिन का कमाल देख चुके हैं। वो आप लोगों के पास भी आ गया था और उसने अपनी मौजूदगी का सबूत पेश किया था। वो यकीनन इस करमदीन को मेरे पास एयरपोर्ट पहुंचाएगा। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। वैसे ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी कि करमदीन ये शहर छोड़कर कहीं जा सकता है। मैंने तो यही सोचा था कि वो ज्यादा से ज्यादा कराची शहर में छुपता फिरेगा तो मैं उसे पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। जब ये ख्याल आया कि वो शहर से बाहर भी जा सकता है तो मैं फौरन ही करमदीन के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो कैंट स्टेशन से एक ट्रेन पर सवार हो चुका था और वो ट्रेन वहां से रवाना हो चुकी थी।
और अपनी मखसूस रफ्तार से कराची शहर की हदूद से गुजर रही थी। छोटे छोटे स्टेशनों को पार कर रही थी। मैं सोचने लगा कि अब उसे इस चलती ट्रेन से कैसे उतारूं, क्योंकि वो मेल ट्रेन थी और छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली नहीं थी। अगर मैं उसके दिमाग में बैठकर जंजीर खींच देता तो गाड़ी रुक जाती और वो आसानी से उतर जाता। लेकिन इस बात का खदशा था कि अगर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते तो मामला बढ़ जाता और वो शाम तक एयरपोर्ट ना पहुंच सकता। बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता। मेरी परेशानी बढ़ जाती। मैं सोचने लगा क्या करूं। मेरे सोचते सोचते वो ट्रेन कराची की हदूद से बाहर निकल गई। मैं हैरान परेशान इस फिक्र में मुब्तला हो गया कि मरजाना के सामने अपना वादा कैसे पूरा करूंगा। एक आखिरी तदबीर वही थी कि गाड़ी की जंजीर खींच दी जाए और गाड़ी रुकते ही उसे वहां से उतारकर सड़पट भगाया जाए ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ न सकें। लेकिन ऐसा सोचने के दौरान ही मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकने वाली थी। पिपरी मिल के करीब सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए ट्रेन रुक रही थी। मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह काबिज होकर उसे मजबूर किया कि वो अपनी छोटी सी अटैची लेकर फौरन उतर जाए। जब ट्रेन उतर गई तो वो वहां से उतरकर नेशनल हाईवे की तरफ दौड़ने लगा। मैं चाहता था कि वो इस सड़क पर पहुंचकर किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट हासिल करके वापस मरजाना के पास पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर पहुंचकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को हाथ दिखा दिखा कर लिफ्ट मांगने लगा। लेकिन वो अपने हुलिये से कोई फटीचर बदमाश लगता था। बड़ी बड़ी कारों वाले उसकी खातिर अपनी गाड़ी रोककर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसके सामने से गुजर जाते थे। आखिर मैंने उसे पैदल ही चलाना शुरू किया। थोड़ी दूर चलाने के बाद मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। अब वो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया, अपने चारों तरफ हैरानी से देखने लगा और सोचने लगा कि वो ट्रेन में बैठा हुआ था, यहाँ कैसे पहुंच गया। अगर पहुंच ही गया है तो उसे फिर वापस ट्रेन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ी वहां से रवाना हो चुकी थी। अब उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो कराची वापस जाए। लेकिन कराची जाने का ख्याल आया तो मरजाना का भी ख्याल आया। वो वापस नहीं जाना चाहता था। डरता था कि मरजाना उसे कहीं न कहीं तलाश कर लेगी। वो वापस पलटकर दूसरी सिमत जाने लगा। मैंने फिर उसके दिमाग पर काबिज होकर उसे वापस पलटा दिया और कराची की तरफ ले जाने लगा। कभी उसे तेजी से चलाता और कभी दौड़ाता था। आखिर एक मील तक इसी तरह चलाने और दौड़ाने के बाद मैं फिर उसके दिमाग से निकल गया। फिर वो हाँपते हुए सोचने लगा कि वो क्यों दौड़ रहा था, क्यों हाँप रहा है। तब उसने इधर उधर देखने के बाद ये मालूम किया कि वो अनजाने तौर पर फिर कराची शहर की तरफ ही चल पड़ा है। लिहाजा उसे वहां से वापस जाना चाहिए, शहर की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। वो पलटकर दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उसे पलटा दिया और शहर की तरफ दौड़ाने लगा। कई फरलांग तक दौड़ाते रहने के बाद फिर मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ा। वो थक कर निढाल हो चुका था। सड़क के किनारे अपनी अटैची रखकर उस पर बैठ गया और सर पकड़कर सोचने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दूर भागना चाहता है, लेकिन पता नहीं कैसे कराची शहर की तरफ दौड़ने लगता है और उस रास्ते को तय करता हुआ शहर के करीब पहुंचता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये उसकी समझ में नहीं आया। आखिर उसने सोचा कि जब वो इतनी दूर चलकर आ ही गया है तो अब लांढी ज्यादा दूर नहीं है। वो लांढी के इलाके में जाकर छुपा रहेगा और किसी दूसरी ट्रेन के जरिए लाहौर की तरफ भाग जाएगा। ये सोचकर वो अपनी अटैची लेकर वहां से आगे बढ़ने लगा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि लांढी तक पैदल चलता रहेगा तो मैं उसे छोड़कर मरजाना के पास आया। इतनी देर में वो लोग खाने से फारिग हो गए थे और उनके दरमियान चाय का दौर चल रहा था। मैं जरीना के भाई जावेद के दिमाग में पहुंचकर काबिज हो गया। जावेद ने फौरन ही अपनी जगह से उठकर कहा, मरजाना मैं हाजिर हो गया हूँ, मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। वो करमदीन कराची शहर छोड़कर लाहौर की तरफ भाग रहा था। मैंने उसे ट्रेन से उतार दिया है। अब वो नेशनल हाईवे पर चलता हुआ लांढी की तरफ जा रहा है। तुम कार लेकर फौरन नेशनल हाईवे की तरफ जाओ और उसे लेकर आ जाओ। फिर जब तक प्लेन का वक्त नहीं होगा उस वक्त तक उसे सर्वेंट क्वार्टर में बंद करके रखना, वरना उसे फिर पकड़कर लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा न हो कि वो किसी दूसरी ट्रेन से फरार हो जाए। मेरी बात सुनते ही मरजाना और जरीना उठ गई। उन्होंने जरीना के वालिदैन से कहा कि वो कार लेकर नेशनल हाईवे की तरफ जा रही हैं। मैंने जावेद के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। जरीना के बाप ने कहा, ठीक है, तुम दोनों लड़कियां तन्हा ना जाओ, अपने भाई जावेद को भी ले जाओ। वो तीनों कोठी से निकलकर गैराज की तरफ आए, फिर कार में बैठकर नेशनल हाईवे की तरफ रवाना हो गए। मैं उनके पास से निकलकर फिर करमदीन के पास पहुंच गया। वो अटैची उठाए हुए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, कभी बैठता हुआ, थकन उतारता हुआ लांढी की तरफ जा रहा था। मुझे पौन घंटे तक कभी करमदीन और कभी मरजाना के दिमाग में झांकते रहना पड़ा और मरजाना को गाइड करते रहना पड़ा कि उसे किधर जाना चाहिए और करमदीन नेशनल हाईवे के किस हिस्से की तरफ उसे मिल सकता है। पौन घंटे के बाद मरजाना उस जगह पर पहुंच गई जहां से करमदीन गुजर रहा था।
उसने कार से उतरकर करमदीन को आवाज दी तो वह बौखला गया। घबराकर वहां से भागना चाहता था कि मैं फिर उसके दिमाग पर काबिज हो गया। मैं उसे पलटाकर मरजाना के पास ले आया। मरजाना ने उसे पकड़कर पिछली सीट पर बिठाया। फिर जावेद ने कार स्टार्ट की और उसे घुमाकर वापस शहर की तरफ ले जाने लगा। मैं उनकी तरफ से मुतमईन होकर फिर शहनाज के ड्राइंग रूम में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सामी मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो मेरी दाएं हथेली की पुश्त को जुबान से चाटने लगी। इसका मतलब ये था कि उसे भूख लग रही थी। मुझे याद आया कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है और खाना तैयार करने वाली मुलाजमा भी इन दिनों वहां कोठी में मौजूद न थी। मैं सोचने लगा कि अब खुद ही उठकर अपने लिए कुछ खाना तैयार करना होगा। इतने में शहनाज कमरे से बाहर आई। मुझसे नजरें मिलते उसने सर को झुका लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। मैंने उसे आवाज दी, शहनाज इधर आओ। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठ गया। वो रुक गई थी लेकिन मेरे पास वापस नहीं आना चाहती थी। जब मैं करीब गया और मेरे बदन से उठने वाली खुशबू उसके नथनों तक पहुंचने लगी तो वो बेख्तियार पलट गई और मुझे यूं देखने लगी जैसे ना चाहते हुए भी मुझे देखते रहने पर मजबूर हो और अपनी जिद्दी तबीयत के बावजूद मेरे हुक्म के मुताबिक रुकने पर भी मजबूर हो गई हो। मैंने कहा, बहुत देर हो चुकी है और मुझे भूख लग रही है, क्या आज तुम खाना नहीं तैयार करोगी? उसने सर झुकाकर कहा, मैं मुलाजमा नहीं हूँ, मैं ऐसे काम अपने हाथों से नहीं करती। अगर भूख लगी है तो आप बाहर जाकर होटल से खाना ले आएं, मैं भी खा लूंगी। ये कहकर वो फिर अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाने लगी। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, इसे हुक्म देकर खाना तैयार करने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन मुझे याद आया कि वो 3 दिनों से कैद थी और गुस्ल नहीं कर सकी थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। जब वो अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंची और उसे खोलकर अंदर दाखिल होना चाहा तो मैंने आवाज दी, सुनो, गुस्ल करने के बाद फौरन ही अच्छा सा लिबास पहनकर तैयार हो जाओ, हम किसी होटल में लंच के लिए जाएंगे, मुझे भूख लगी है, ज्यादा इंतजार न कराना। उसने पलटकर मेरी बात सुनी, फिर खामोशी से अपनी ख्वाबगाह में वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं एक सोफे पर बैठकर गुलाम के पास पहुंच गया। गुलाम कराची पहुंचा हुआ था और होटल इंटरकॉन में उसका क़याम था।